कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग हमको फॉलो करनी पड़ती है इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स में अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं, इनकम टैक्स में अगर मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं तो एक बात बताओ, सैलरी के लिए, हाउस प्रॉपर्टी के लिए, कैपिटल गेन के लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता रहेगा सैलरी की इनकम कैसे टैक्सेबल होती है, रिसीव्ड और अक्रूअल विच एवर इज अर्लियर। आपको सैलरी जब मिल गई या जब सैलरी अक्रू हुई, विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होती है। और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल होती है, म्युनिसिपल वैल्यू लीजिए, फेयर रेंट लीजिए, स्टैंडर्ड रेंट लीजिए, म्युनिसिपल टैक्सेस लेस करिए, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करिए, इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करिए, जो बचेगा वो आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम। कैपिटल गेन की इनकम टैक्सेबल होती है उस साल में जिस ईयर में ट्रांसफर होती है एसेट, तो उसके लिए तो स्पेसिफिक रूल दे रखे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है पीजीबीपी का इनकम और आईएफओएस का इनकम कौन से बेसिस पे टैक्सेबल करना चाहिए, उसके लिए क्या कोई मेथड फॉलो करनी पड़ेगी? लॉ बोलता है आपकी मर्जी है वो फॉलो कर लीजिए, दोनों में से कैश या मर्केंटाइल, जो आपको चाहिए वो, जो आपको चाहिए कैश या मर्केंटाइल, आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। किसके लिए पता है? पीजीबीपी के लिए एंड आईएफओएस के लिए। तो पीजीबीपी के लिए एंड आईएफओएस के लिए आप कैश या मर्केंटाइल जो चाहे वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, अगर आप मर्केंटाइल मेथड फॉलो करते हैं ना तो आपको आईसीडीएस लगेंगे, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड लगेंगे। जो एसएससी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हैं, पीजीबीपी की इनकम, आईएफओएस की इनकम निकालने के लिए मर्केंटाइल वालों के लिए आईसीडीएस लगते हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। और मैं बता दूं ये आईसीडीएस क्या सबको लगेंगे? आंसर है सबको लगेंगे, बट इंडिविजुअल एचयूएफ की अगर ऑडिट नहीं होती तो नहीं लगेंगे। मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो इंडिविजुअल एचयूएफ को ऑडिट नहीं होती तो नहीं लगेंगे, इंडिविजुअल एचयूएफ की अगर ऑडिट होती है तो लगेंगे। तो आईसीडीएस है, मैं बताऊं किसको लगते हैं? सिर्फ पीजीबीपी की इनकम, आईएफओएस की इनकम कैलकुलेट करने के लिए। आप अगर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करते हो और अगर आपकी ऑडिट होती है तो लगेंगे इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में, बाकी के केस में हमेशा लगेंगे, बट इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में सिर्फ ऑडिट होती है तभी आपको आईसीडीएस लगेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, ऑल द एसएससी फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ नॉट लाइबल फॉर ऑडिट। जिन पे ऑडिट नहीं होता इंडिविजुअल एचयूएफ का, उस पे आईसीडीएस नहीं लगता, बाकी सब इंडिविजुअल एचयूएफ पे लगता है। बाकी ऑल द एसएससी फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द आईसीडीएस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 2। और 145(2) में हमारी गवर्नमेंट ने 10 आईसीडीएस नोटिफाई किए हैं जो कि असेसमेंट ईयर 17-18 से लग रहे हैं। अब एक बात बताओ, आईसीडीएस जो लगेंगे वो क्या कौन से हेड के लिए लगेंगे? वो सिर्फ एंड सिर्फ आपके दो हेड के लिए लगेंगे, वन इज द पीजीबीपी एंड आईएफओएस, और वो भी तब जब आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो। बट आप बोलोगे सर आईसीडीएस ये क्या होता है? देखो अकाउंट्स में क्या होता है, अकाउंट्स में आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जिसको अभी आप इंड एस बोलते हो। ऑडिट में आपके ऑडिट स्टैंडर्ड रहते हैं, वैसे ही हमारे इनकम टैक्स में आईसीडीएस होते हैं। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। अब आपका डाउट ये रहेगा कि सर एक बात बताओ, ये जो आईसीडीएस लाए 10 आईसीडीएस है, क्या हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स आईसीडीएस के हिसाब से बनानी है? आंसर इज नो। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट से वो तो आपको अकाउंट के हिसाब से ही बनानी है। मिस बुक्स ऑफ अकाउंट जो आप बनाते हो वो तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओ। आईसीडीएस सिर्फ आपको फॉलो करना है क्या, किसके लिए पता है? रिटर्न फाइल करते टाइम। रिटर्न फाइल करते टाइम, नाम से पता चल रहा है ना, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। मिस इनकम को कंप्यूट करते टाइम, डिस्क्लोज करते टाइम आपको आईसीडीएस को फॉलो करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आप अकाउंट के हिसाब से बनाओ, वो तो आप आराम से अपने एएस इंडेस के हिसाब से बनाइए। सिर्फ आपको रिटर्न फाइल करते टाइम है, वो रिटर्न फाइल करते टाइम आईसीडीएस को फॉलो करना है। तो देखिए क्या दे रखा है, सीबीडीटी ने कुछ क्लेरिफिकेशन दिए। पहला क्लेरिफिकेशन कि आईसीडीएस एप्लीकेबिलिटी applicable of the ICDS applicability for the computation of income chargeable under the head PGBP or IFOS and not for the purpose of maintaining books of accounts। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए नहीं फॉलो करना है, सिर्फ इनकम कैलकुलेट करते टाइम, रिटर्न फाइल करते टाइम। लेकिन सर एक बात बताओ, अगर झगड़ा हो जाए तो? जैसे ये आईसीडीएस दिए है, आईसीडीएस और इनकम टैक्स एक्ट में झगड़ा हो गया सर। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ और लिखा है, आईसीडीएस में कुछ और लिखा है, और ये आईसीडीएस जो लाया गया था ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू लाया था। अब आईसीडीएस में कुछ और लिखा है, इनकम टैक्स एक्ट में कुछ और लिखा है, तो हमको क्या फॉलो करना है? तो सीधी सी बात है, इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना है। आईसीडीएस तो लप्पू सा है यार, लप्पू से सचिन को आप फॉलो करोगे क्या? आईसीडीएस में क्या लिखा है? तिल लेने गया। इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखा है वो फॉलो करना है।
अगर तो आईसीडीएस और इनकम टैक्स एक्ट में अगर झगड़ा हो जाए तो आपको इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो करना है, या फिर अगर झगड़ा हो जाए इनकम टैक्स रूल्स में, इनकम टैक्स रूल्स में कुछ और लिखा है, आईसीडीएस में कुछ और लिखा है, तो भी बेटा यहां पे इनकम टैक्स रूल्स ही जीतेगा, यहां आईसीडीएस नहीं जीतेगा, आईसीडीएस नहीं जीतेगा, इनकम टैक्स रूल जीतेगा। तो इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स एक्ट एंड आईसीडीएस के बीच में झगड़ा होता है, तो इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स रूल्स है वो आपको फॉलो करना है। अब एक और चीज समझना, अगर आपका झगड़ा हो जाता है आईसीडीएस में एंड आपके आईसीडीएस में झगड़ा होता है और एएस में झगड़ा होता है, तो क्या होगा? एएस या इंडेस आप जो फॉलो करते हो, आईसीडीएस में कुछ और बोला है, आपके एएस में कुछ और बोला है, तो हम तो बेटा यहां इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं ना, हम तो यहां पे इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको आईसीडीएस प्रिवेल करेगा, ये लप्पू सा एएस इंडेस नहीं करेगा करके, ठीक है। अगर मान लो यहां आईसीडीएस है, अब आईसीडीएस जो है वो भाई बड़ी चीज है इनकम टैक्स के लिए, तो आईसीडीएस फॉलो करेंगे, इंडेस और एएस है वो फॉलो नहीं करेंगे करके, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, तिल लेने का, हम आईसीडीएस देखेंगे इनकम टैक्स के लिए। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, तो देखिए पहला, सबसे पहला, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स के बीच में, सो इन द केस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ एक्ट रूल्स एंड द आईसीडीएस, द प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल्स शेल प्रिवेल। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर एक बात बताइए, अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए भी आईसीडीएस लगेगा क्या? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, हाँ इंडेस लप्पू सा नहीं है, बट इनकम टैक्स के लिए तो है ना, अभी के लिए अपन इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं ना करके, ठीक है। तो चलिए अब एक बात बताओ भाई, यूएसए है वो बहुत बड़ी महासागर होगी, बट इंडिया की जब बात कर रहे होंगे तो अपन बोलेंगे ना इंडिया इज महासागर, अपन है मतलब वर्ल्ड पावर है करके, ठीक है, लप्पू सा यूएसए ऐसा बोलेंगे ना अपन, ठीक है। अपने आप पे यूएसए इज ए महासागर, बट एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं। अब एक बात समझो, ये बोलता है आपने कल परसों वो लप्पू सा सचिन देखा, सचिन को मैं देखते देखते बहुत टाइम हो गया करके, ठीक है, बट अब मैं उसको यूज करने लग गया कि लप्पू सा, आप मैंने सोचा अब तक सबने देख लिया होगा, तो अब थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं। चलो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से जब इनकम निकालते हैं 44AD, 44ADA, 44B, 44BB, 44BBA, 44BBB, सर वहां पे भी आईसीडीएस लगेगा क्या? आंसर इज यस। देखो आईसीडीएस में जैसे दे रखा है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करना है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए वगैरह आप भले प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन ले रहे हो तो भी आपको लेना पड़ेगा आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, आईसीडीएस शैल ऑल्सो अप्लाई फॉर कंप्यूटिंग द इनकम अंडर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लाइक 44AD, ADA एटसेट्रा एटसेट्रा। आईसीडीएस ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है, रेवेन्यू में कितना लेना है, शेल अप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग द रिसिप्ट और टर्नओवर एज द केस में भी, तो टर्नओवर वगैरह लेने के लिए आपको आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कोई कंपनी एएस फॉलो कर रही है, कोई कंपनी इंडेस फॉलो कर रही है, तो क्या आईसीडीएस लगेगा ही नहीं? अरे आईसीडीएस तो लगेगा ही ना यार, तुम्हारे अकाउंट में एएस फॉलो करो या इंडेस फॉलो करो, हमको क्या मतलब यार, तुम कुछ भी करो ना, हमको क्या मतलब। आप इनकम टैक्स में जब इनकम कंप्यूट करोगे आईसीडीएस फॉलो करना पड़ेगा। ICDS shall apply for computing the income under Income Tax Act, irrespective of the accounting standard adopted by company, that is either AS or INDAS। अब क्वेश्चन ये आता है मैट AMT कैलकुलेट करते टाइम ICDS देखना है या नहीं। मैट AMT, मैट का मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, आपको पता है ना, कुछ दिन पहले पढ़ा था टेस्ट पेपर नंबर 7 में 3 क्वेश्चन भी है मैट के, अब याद आया मैट। अब क्वेश्चन ये आता है मैट कैलकुलेट करते टाइम क्या आईसीडीएस फॉलो करना है या नहीं। आप बताओ मुझे, मैट में अपन बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे, एंड बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे? बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनीज एक्ट का पीएनडल लेते थे, शेड्यूल 3 वाला, और उस पीएनडल में कुछ एड लेस करते थे, कुछ चीजें ऐड करते थे, कुछ चीजें लेस करते थे। तो एक बात बताओ, वो तो कंपनीज एक्ट का पीएनडल लेके अपन एडलेस कर रहे थे कुछ करके, ठीक है, पीएनडल लेके, और वहां पे कुछ एडलेस कर रहे थे। तो ये लोग बोलते हैं सीबीडीटी के भाई बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम आपको आईसीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे थे, कंपनीज एक्ट का पीएनडल ले रहे थे, और कंपनीज एक्ट के पीएनडल में कुछ ऐड कर रहे थे, कुछ लेस कर रहे थे, आपका बुक प्रॉफिट मिल गया, तो वहां पे आईसीडीएस नहीं लगेगा। लेकिन एएमटी कैलकुलेट करते टाइम याद करो, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स 18.5%, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 15%, वो कब लगता था, वो कैसे कैलकुलेट करते थे? आप एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते थे। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते थे? तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले आपको नॉर्मल टोटल इनकम लेना पड़ता था, और वो नॉर्मल टोटल इनकम जो था उसमें अपन ऐड करते थे वो कौन से वाले 3 डिडक्शन, 10AA, 35AD, 80IA to 80RRB। आपको एडजस्टेड टोटल इनकम आता था, उस पर आप 18.5% लेते थे। तो एक बात बताओ, एएमटी कैलकुलेट करते टाइम तो आपने नॉर्मल इनकम लिया है ना, जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, तो वहां पे आपको आईसीडीएस लगेगा।
तो इन सिंपल वर्ड मैं बताऊं, मैट कैलकुलेट करते टाइम आईसीडीएस नहीं लगेगा, बट आपको एएमटी कैलकुलेट करते टाइम आपको आईसीडीएस लगेगा, क्योंकि एएमटी कैलकुलेशन में जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम है वहां से चालू करते थे, और नेट टैक्सेबल इनकम आप टैक्स लॉ वाला लेते थे। तो देखिए क्या दे रखा है, मैट एंड एएमटी। मैट अंडर सेक्शन 115 जेबी इज कंप्यूटेड ऑन द बुक प्रॉफिट that the net profit shown in the P&L as per the Companies Act, subject to certain adjustment. Since ICDS are applicable for computation of income under normal provision, ICDS shall not apply for the MAT. AMT under section 115 JC is computed on the adjusted total income, which is derived by making adjustment to the total income computed as per the regular provision. Hence ICDS shall apply for the AMT. तो AMT के लिए ICDS लगेगा, MAT के लिए नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ इनकम ऐसी होती है जो ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। एग्जांपल के लिए हमने देखा था, कार्बन क्रेडिट का पॉइंट सेल करते हो तो उस पर 10% टैक्स लगता है। अगर आपको पेटेंट पे रॉयल्टी मिलती है तो उस पर 10% से ग्रॉस टैक्स लगता है। नॉन रेजिडेंट के केस में मैं आपको बताऊंगा, अगर नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी एफटीएस मिलता है उस पर ग्रॉस पे 20% टैक्स लगता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब एक बात बताओ, ये जो 10% ये ग्रॉस बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होती है, खर्चे वर्चे अलाउ नहीं होते, तो क्या वहां आईसीडीएस लगेगा? आंसर इज यस, वहां पे भी लगेगा। ICDS shall also apply for computation income on the gross basis like royalty, interest, FTS taxable on the gross basis of non-resident। लेकिन सर ICDS का डिस्क्लोजर कहां देंगे? भाई ICDS की वजह से अगर कोई इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है तो उसका इफेक्ट तो आप रिटर्न में दोगे, बट इसका डिस्क्लोजर कहां देते हैं? तो डिस्क्लोजर आप कहां पे देते हैं? एक बात बताऊं, डिस्क्लोजर आप जो देते हैं वो आप अपने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म में देते हैं, फॉर्म नंबर 3CD याद रहेगा। तो अगर आपको फॉर्म नंबर 3CD याद रहेगा तो फॉर्म नंबर 3CD और 3CD जो फॉर्म नंबर रहेगा उसमें आप डिस्क्लोजर देते हैं। और 3CD का जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें आप देखिए यहां पे आपको ये डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि भैया आपकी प्रॉफिट कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ ड्यू टू द ICDS अकाउंटिंग पॉलिसीज 1, ICDS 2, ICDS 3। इसका डिस्क्लोजर आपको फॉर्म 3CD में देना पड़ता है। तो फॉर्म नंबर 3CD के क्लॉज नंबर ये बोल रहे 13 में देना पड़ता है। तो ये देख लो, ये क्लॉज नंबर 13 ले आया मैं यहां पे तुम्हारे लिए। तो ये क्लॉज नंबर 13 है। जब अपन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब अपन पढ़ेंगे वो अभी आपको इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। तो जब मैं उसमें पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी मैं आपको ये बताऊंगा कि ICDS का डिस्क्लोजर आपको यहां पे देना पड़ता है। क्लॉज नंबर 13 में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है ICDS का, क्या ICDS की वजह से आपका कितना इनकम क्या हुआ। तो डिस्क्लोजर एज पर ICDS नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सब देना पड़ता है। हाँ भाई ये सब देना पड़ता है। एज वेल एज द आपका कितना प्रॉफिट में इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो भी यहां पे देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है नेट इफेक्ट ऑफ द इनकम ड्यू टू ICDS इज टू बी डिस्क्लोज इन द रिटर्न ऑफ इनकम। The disclosure requirement under ICDS shall be made in the tax audit report in the form number 3CD. However, shall not be any separate disclosure requirement for the person who are not liable to tax audit। ऐसा हो सकता है ना, जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है। अब मान लो फर्म का जो टर्नओवर है वो टर्नओवर फॉर एन एग्जांपल 60 लाख है, तो फर्म पे तो भी ICDS हमेशा लगता है। इंडिविजुअल HUF की ऑडिट नहीं होती तो उस पे ICDS नहीं लगता, बट फर्म पे तो लगेगा। अब लेकिन इस फर्म की ऑडिट तो हो नहीं रही है तो 3CD तो जाएगा नहीं, तो फिर ये ICDS का रिक्वायरमेंट डिस्क्लोजर कहां देंगे उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। उनका कहीं से भी सेपरेटली डिस्क्लोजर नहीं देना है। कुल मिला के जिनकी ऑडिट होती है उनका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इन द फॉर्म नंबर 3CD। चलिए एक एक ICDS की बात करते हैं। सबसे पहला ICDS नंबर 1 इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब मुझे एक बात बताइए, अकाउंटिंग पॉलिसीज की अगर मैं बात करूं तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज का ICDS है, ये सिमिलर है आपका AS1। जो आप पहले इंटरमीडिएट में AS1 पढ़ा था ना, उस AS1 के जैसा ही है अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS1 भी हुआ करता था। अब एक बात बताओ, हम यहां पे क्या करते हैं, आपका AS1 में जो अकाउंटिंग अजम्पशन दे रखी है गोइंग कंसर्न या फिर आपका कंसिस्टेंसी और अक्रूवल, उसको हम भी फॉलो करते हैं। हम भी फॉलो करते हैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। लेकिन हम दो चीजों को फॉलो नहीं करते इनकम टैक्स में। एक तो हम प्रूडेंस को फॉलो नहीं करते हैं और दूसरा हम मटेरियलिटी को फॉलो नहीं करते हैं। हम प्रूडेंस को बोलते हैं तिल लेने जा, मेरे को मतलब नहीं ना, हम मटेरियलिटी को फॉलो करते हैं। हम इनकम टैक्स में तो देखो ICDS रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न को हम फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कंसिस्टेंसी को हम फॉलो करेंगे, हम अक्रूवल को फॉलो करेंगे, बट हम प्रूडेंस और मटेरियलिटी को फॉलो नहीं करते। मुझे बताइए प्रूडेंस होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रूडेंस? प्रूडेंस क्या होता है बताइए मुझे।
आप बताइए, अब मेरे को तो आता नहीं, मैं तो आपको अकाउंट वाले आप हो, अकाउंट्स आपने पढ़ा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया आपने पढ़े हैं, मैंने थोड़ी पढ़े है कुछ। बताइए प्रूडेंस किसको बोलते हैं? प्रूडेंस किसको बोलते हैं? प्रूडेंस का मतलब प्रोविजंस, प्रूडेंस कंजर्वेटिव चीजें, कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस किसको बोलते हैं बताओ? मैंने यार कुछ खाने का ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया। प्रूडेंस, तो प्रूडेंस का मतलब होता है, अकाउंटिंग टर्म है प्रूडेंस। प्रूडेंस ये बोलता है कि एक्सपेक्टेड लॉसेस को अभी आप रिकॉग्नाइज कर लो, बट एक्सपेक्टेड इनकम को अभी आप रिकॉग्नाइज नहीं करो, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। प्रूडेंस क्या बोलता है कि जो आपको फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं, आपको लग रहा है लॉसेस हो जाएंगे, उसको अभी से रिकॉग्नाइज कर दो, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। बट हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट बोलती है प्रूडेंस गया गोज टू बाय ऑयल, हम एक्सपेक्टेड लॉसेस को अभी अलाउ नहीं करेंगे। भाई जब लॉस हो जाएगा तब तू ले लेना ना, अभी क्या करना है तुझे, अभी क्या करना है, जब लॉस होगा तू ले लेना, अभी क्या, अभी मैं एक्सपेक्टेड लॉसेस को अलाउ नहीं करूंगा। तो एक्सपेक्टेड लॉसेस या मार्क टू मार्केट लॉसेस होते हैं, वो अलाउ नहीं होते, मैंने आपको बताया था ये चीज। मार्क टू मार्केट लॉसेस है वो अलाउ नहीं होते। मार्क टू मार्केट लॉसेस अगर कोई आईसीडीएस के हिसाब से है तो अलाउ होगा, अदरवाइज जो मार्क टू मार्केट लॉसेस आते हैं 31 मार्च को जो लॉस आता है एक्सपेक्टेड लॉस, तो एक्सपेक्टेड लॉसेस को हम अभी रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे। हम एक्सपेक्टेड लॉसेस को अभी हम रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे, हम बोलेंगे हम प्रूडेंस को फॉलो नहीं करते। तो जब हम प्रूडेंस को फॉलो नहीं कर रहे, हम इनकम टैक्स में यार काय का लॉसेस दे, हम बोलते हैं कि भैया एक बात बता, सिंपल सी बात है, तेरे एक्सपेक्टेड लॉस है ना, फ्यूचर में होने वाले हैं, जब होंगे तो कर लेना ना, अभी क्यों कर रहा है, अभी करने नहीं देंगे, हम अभी नहीं करने देंगे करके, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, दैट इज सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। मार्क टू मार्केट लॉसेस और एक्सपेक्टेड लॉसेस इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज, अभी रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे। मार्क टू मार्केट लॉसेस या एक्सपेक्टेड लॉसेस जो होते हैं वो अभी रिकॉग्नाइज नहीं करने देंगे, अनलेस रिकॉग्निशन ऑफ सच लॉसेस इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी अदर आईसीडीएस। अगर कोई और आईसीडीएस स्पेसिफिकली बोलता है, जैसा मैं आईसीडीएस 6 में बताऊंगा, क्या आईसीडीएस 6 में बताऊंगा कि मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस है, वो आपको 31 को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वो स्पेसिफिकली मार्क टू मार्केट लॉस के लिए आईसीडीएस 6 में बोला हुआ है। अदरवाइज आप ध्यान रखना, कभी भी मार्क टू मार्केट लॉसेज है वो आपके रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, आपको अलाउ नहीं होंगे, एक्सपेक्टेड लॉसेज अभी अलाउ नहीं है। लेकिन सर ये तो बात हो गई मार्क टू मार्केट लॉसेस की, व्हाट अबाउट मार्क टू मार्केट गेन? तो भैया गेन का क्या हुआ, अगर मान लो लॉस जब अलाउ नहीं कर रहे तो हम कौन सा गेन टैक्सेबल कर देंगे, गेन भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा, तो लॉस अलाउ नहीं है तो गेन भी टैक्सेबल नहीं होने वाला, टेंशन ना लो करके, ठीक है। अब एक बात समझना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, हम पॉलिसीज को चेंज कब कर सकते हैं, जब रीजनेबल कॉज है। हम अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं इफ देयर इज अ रीजनेबल कॉज। अकाउंट में क्या लिखा होता है, अकाउंट में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आप चेंज कर सकते हैं 3 केसेस में, याद आया, या तो आपका लॉ चेंज हो गया कोई, या फिर आपके एएस में चेंज हो गया कोई, या फिर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो 3 केसेस में जो है, वो 3 केसेस में आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं। यहां पे हम कर सकते हैं कब पता है, अगर रीजनेबल कॉज हो। बट आप बोलोगे रीजनेबल कॉज किसको बोलते हैं, तो रीजनेबल कॉज इन्होंने कुछ बताया नहीं कि रीजनेबल कॉज किसको बोलते हैं। इन्होंने बोला कि रीजनेबल कॉज है वो इतने साल से इनकम टैक्स एक्ट आया है तब से, आप समझ लीजिए डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है। जब आपको लगता है, मींस देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी विद द टैक्स पेयर, अगर उसको लगता है कि यार ये रीजनेबल कॉज है, इस वजह से मुझे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, तो आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनेबल कॉज है तो आप कर सकते हैं, बट रीजनेबल कॉज क्या होगा वो बताया हुआ नहीं है करके, ठीक है। चलिए
अब आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा इन द लाइक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट? तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आपको डिस्क्लोजर में क्या क्या देना पड़ेगा? ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो आप अडॉप्ट कर रहे हो वो लिखिए उसमें। एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो आप लिखिए। एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नॉट फॉलोड, अगर आप कोई फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो आपको डिस्क्लोजर में बताना पड़ेगा। क्लैरिफिकेशन क्या है आईसीडीएस पे सीबीडीटी का? सीबीडीटी बोलती है अकाउंटिंग पॉलिसीज मेंशन इन द आईसीडीएस 1 है ना, ये फंडामेंटल इन नेचर है एंड शैल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर कंप्यूटिंग इनकम। इनकम कैलकुलेट करते टाइम इसको फॉलो करिए। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप एएस के हिसाब से बनाइए, सिर्फ इनकम कंप्यूट करते टाइम है वो आपको फॉलो करना है। किसको? अकाउंटिंग पॉलिसीज को। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ मार्क टू मार्केट लॉसेस एंड एक्सपेक्टेड लॉसेस ऑफ आईसीडीएस 1 शैल अप्लाई मोटांटिस फॉर द मार्क टू मार्केट गेन और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो जब मार्क टू मार्केट लॉसेस अलाउ नहीं है तो मार्क टू मार्केट गेन भी टैक्सेबल नहीं है भाई। जब मार्क टू मार्केट लॉसेस हम अलाउ नहीं कर रहे तो मार्क टू मार्केट गेन है वो भी हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। अंडर द एक्ट रीजनेबल कॉज इज एन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड हैज इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम confirming desired flexibility to the taxpayer in the deserving cases। मतलब जब टैक्सपेयर को लगता है कि मेरा केस डिजर्विंग केस है और यहां पे बेटा रीजनेबल कॉज है और यहां पे मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होनी चाहिए तो उस पर्टिकुलर केस में ये कर सकता है करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज योर आईसीडीएस 1। इसमें आपको सिर्फ कितना याद रखना है? मार्क टू मार्केट लॉसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेस अलाउ नहीं है और मार्क टू मार्केट गेन है वो टैक्सेबल भी नहीं है अभी। और आपको एक और चीज याद रखना है कि हम प्रूडेंस को फॉलो नहीं करते, मटेरियलिटी को हम फॉलो नहीं करते हैं। ये दो चीजें हैं वो आपको, इनका भी कुछ भी नहीं होगा। चलिए आईसीडीएस नंबर 2 पे चलते हैं। और आईसीडीएस नंबर 2 का मतलब होता है इन्वेंट्री ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंट्रीज। मींस आपके स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है। ये सेम ऐसा का ऐसा है जैसे आपका अकाउंट में AS2 है और अकाउंट में आपने AS2 पढ़ा होगा और AS2 में जो आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में पढ़ा हुआ है वैसा का वैसा यहां पे है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कहीं पे अगर कुछ फर्क है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? तो इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो आपका WIP अराइजिंग अंडर द इन्वेंट्री में जो WIP अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी अदर आईसीडीएस के साथ में जा रहा है। तो जो भी आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला है वो नहीं आएगा। तो देखिए इन्वेंट्री, ये जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है ये आईसीडीएस लगेगा, लेकिन कहां पे नहीं लगेगा? एक तो तुम्हारा कोई भी WIP अराइजिंग अंडर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उस पे नहीं लगेगा। दूसरा आपके शेयर्स, डिबेंचर एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उस पे नहीं लगेगा करके, ठीक है, क्योंकि उस पे आईसीडीएस नंबर 8 लगेगा। उसके बाद जो तुम्हारी प्रोड्यूसर इन्वेंट्रीज होती है जैसे लाइव स्टॉक, एग्रीकल्चर वगैरह, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उस पे नहीं लगेगा करके, ठीक है। उसके बाद जो मशीनरी स्पेयर्स होते हैं उस पे नहीं लगेगा क्योंकि वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स में कवर होते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता क्या है? इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए रखा है। सिंपल इज अ क्लोजिंग स्टॉक। जो फिनिश गुड्स है वो फिनिश गुड्स को अपन बोलेंगे कि हेल्ड फॉर द सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड योर फिनिश गुड्स। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ सच सेल का मतलब हुआ आपका WIP। और तीसरा, फॉर्म ऑफ द मटेरियल टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस का मतलब रॉ मटेरियल। तो इन्वेंट्री का मतलब होता है आपका फिनिश गुड्स, यहां पे आप लिख सकते हो फिनिश गुड्स, यहां पे आप लिख सकते हो WIP और यहां पे आप लिख सकते हो रॉ मटेरियल। ये तुम्हारे जो है ये तुम्हारे इन्वेंट्री की डेफिनेशन में आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड योर इन्वेंट्री। अब एक बात समझना, इसको कैसे आपको वैल्यू करना है। तो इन्वेंट्री को आप वैल्यू कैसे करोगे? तो इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए आप एक काम करिए, इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। आप एक काम करिए, जो कॉस्ट और NRV है वो व्हिचएवर इज लोअर ले लीजिए। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था पार्टनरशिप फर्म के में क्वेश्चन था, जो उस क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, उसमें बताया था कि इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है या AOP BOI का डिसोल्यूशन हो जाता है, वेदर बिजनेस इज कंटिन्यू और नॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट NRV ऑन द दैट डेट। उस डेट पे आपको NRV पे इन्वेंट्री को वैल्यू करना है। तो इन सिंपल वर्ड में बताऊं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है? कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर करके, ठीक है, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। लेकिन अगर आपका AOP BOI या फिर तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है तो डिसोल्यूशन के केस में ऑलवेज NRV है, वो NRV पे वैल्यू करना है। NRV किसको बोलते हैं? NRV का मतलब होता है कि एस्टिमेटेड आपका सेलिंग प्राइस कितना आएगा उसका,
और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, मतलब मान लो सेल करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी फ्यूचर में, वो आप लेस कर दीजिए, तो ये तुम्हारा जो है वो एनआरवी आएगा। तो एनआरवी का मतलब क्या होता है कि एनआरवी मींस एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितना आएगा, और आप एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, मतलब आपके सेलिंग एक्सपेंसेस कितने आएंगे वो आप लेस कर दीजिए आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से, तो वो तुम्हारा एनआरवी आ जाएगा। सेम ऐसा ही करते हैं आप अकाउंट में भी ऐसा ही करते हैं। तो एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी आएगी और आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा कितना हो सकता है वो लेस कर दीजिए, बचेगा वो एनआरवी। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शैल बी असाइन यूजिंग द फीफो मेथड, आप फीफो मेथड फॉलो कर सकते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला है वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो या तो आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए फीफो मेथड फॉलो कर दीजिए, जो पहले आया था वो पहले बाहर जाएगा, या फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला आप फॉलो कर दीजिए, या फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड फॉलो कर दीजिए। रिटेल मेथड कैन बी यूज्ड इन द रिटेल ट्रेड व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू यूज द अदर मेथड, अगर अदर मेथड जो है वो यूज करना आपका पॉसिबल नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में आप रिटेल मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आएगा। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक है तो उसमें क्या क्या आएगा करके, ठीक है, तो ये उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले आप परचेज प्राइस ले लीजिए, उसके बाद में आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो भी इन्वेंट्री में जोड़ दीजिए। देखो इंक्लूसिव मेथड फॉलो करते हैं तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी इंक्लूड होगा। फ्रेट इनवर्ड एंड अदर एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द परचेज है वो भी ले लीजिए, उस पे अगर ट्रेड डिस्काउंट रिबेट वगैरह मिला है तो वो लेस कर दीजिए। तो इन सिंपल वर्ड आपका परचेज प्राइस लीजिए, उसमें कोई भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है उसको इंक्लूड कर दीजिए, फ्रेट इनवर्ड है उसको ले लीजिए, अदर एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज है उसको ले लीजिए, और अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो वो लेस कर दीजिए। उसके साथ में सर्विस कॉस्ट में क्या क्या आएगा, लेबर एंड अदर कॉस्ट फॉर द पर्सनल डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग द सर्विस, अगर मान लो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो लेबर और अदर कॉस्ट ऑफ पर्सनल है वो आप इंक्लूड कर दीजिए। कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री, अगर मान लो इन्वेंट्री को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इन्वेंट्री को आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्जन का जो कॉस्ट रहेगा मींस आपका WIP से फिनिश गुड्स बनाते हैं वो जो कॉस्ट रहेगा वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए conversion cost of the inventories, cost directly related to the units of production including allocated fixed overhead incurred in converting raw material into finished goods। तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक के जितने खर्चे होते हैं वो सब खर्चे आपको उसमें इंक्लूड करने हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। लेकिन उसमें जॉइंट प्रोडक्ट के केस में कैसे कॉस्ट को बांटा जाएगा, तो देखिए इन केस ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट शैल बी अलोकेटेड बिटवीन द प्रोडक्ट ऑन द रैशनल एंड कंसिस्टेंट बेसिस। आप एक काम करिए, रैशनल या कंसिस्टेंट बेसिस पे आप क्या करिए, जॉइंट प्रोडक्ट के केस में कॉस्ट बांट दीजिए। तो जैसे आपने कोई चीजें बनाई और उसमें क्या है कोई आपने जो चीजें बनाई वो जॉइंट प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट बन गए, तो दो प्रोडक्ट बन गए तो उसकी कॉस्ट है वो रैशनल बेसिस पे दोनों प्रोडक्ट में बांट दीजिए। उसके बाद इन केस ऑफ द बाय प्रोडक्ट स्क्रैप और वेस्ट हो जाता है तो उसमें क्या करेंगे, एनआरवी शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट। अगर मान लो आपका कोई भी बाय प्रोडक्ट बन गया या आपका कोई भी स्क्रैप बना, वेस्ट बना, तो उसको जितने पे अपन सेल कर सकते हैं उसकी जो एनआरवी है वो आपके मेन प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें से आप लेस कर दीजिए। सेम ऐसा का ऐसा ही आप करते हैं अकाउंट्स में। अदर कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो देखिए अदर कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट है, बोरोइंग कॉस्ट है, वो आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आपको इन्वेंट्री बनाते बनाते वो अगर क्वालिफाइंग असेट में आता है तो आपको पता है बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड आपका एक रहता है, दैट इज कॉल्ड योर इंड एस या एएस। जो बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड एएस इंड एस है उसके हिसाब से यहां पे भी अपन करेंगे करके, ठीक है। अब वो अपने लिए ICDS नंबर 9 में दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें नहीं आएगी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल, लेबर एंड अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर कोई भी चीजें ऐसी है जो एबनॉर्मल अमाउंट है वो नहीं आएगा। दूसरा स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगा अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू द फर्दर प्रोडक्शन स्टेज। अगर कोई चीजें नेसेसरी है, स्टोरेज कॉस्ट है वो अगर नेसेसरी है करके, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल का स्टोरेज कॉस्ट वगैरह है वो अगर नेसेसरी है तो वो वाला आएगा, अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगा। आपके एडमिन ओवरहेड नहीं आएंगे बट दैट डू नॉट ब्रिंग इन्वेंट्री टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन करके, ठीक है। और सेलिंग कॉस्ट है वो आपके इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं आएगा। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या श्रेयांश नहीं आएगा, तो सबसे पहली चीज एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल नहीं आएगा, स्टोरेज कॉस्ट नहीं आएगा, एडमिन ओवरहेड नहीं आएगा, और सेलिंग कॉस्ट है वो आपके उसकी कॉस्ट में नहीं आएगा। एक बात बताओ, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल कैसे करते हैं, ये आपको पता है, आपको ऐसा कुछ बताया हुआ है करके, ठीक है। अगर आपको याद रहेगा थोड़ा बहुत याद रहेगा आपको, तो आपको ऐसा बताया हुआ है कि नॉर्मली रॉ मटेरियल को कैसे वैल्यू करते हैं।
तो रॉ मटेरियल को जो नॉर्मली वैल्यू करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल, ये सेम फंडा आपके एएस में था, और इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ जाएगा। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर सप्लाईज यूज्ड इन द प्रोडक्शन शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट ओनली। हमेशा उसको कॉस्ट पे वैल्यू करना है। रॉ मटेरियल को आप हमेशा कॉस्ट पे वैल्यू करोगे एंड नॉट एनआरवी। एनआरवी पे वैल्यू नहीं करोगे। हाउएवर, इफ देयर इज अ डिक्लाइन इट्स प्राइस and estimated cost of finished goods would be less than NRV, then material shall be valued at the NRV which shall be the replacement cost। याद आया आपको? देखो, रॉ मटेरियल को हमेशा जो नॉर्मली आपको जो वैल्यू करना है वो हमेशा किस पे करना है? कॉस्ट पे करना है, एनआरवी पे नहीं करना। लेकिन अगर मान लो रॉ मटेरियल की प्राइस है, उसमें हाउएवर इफ देयर इज अ डिक्लाइन इट्स प्राइस, उसकी प्राइस में डिक्लाइन आ गया, लेकिन बेटा उसके बाद भी जो फिनिश गुड्स जो तुम्हारा बिक रहा है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स वुड बी लेस देन एनआरवी करके, ठीक है, देन मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट द एनआरवी व्हिच विल बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये आपको ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है, मुझे ये बताइए ना। तो इन सिंपल वर्ड, कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लोअर, इंडेक्स 2 में भी सेम है, वैसा ही है। तो देखिए, रॉ मटेरियल को वैल्यू कैसे करना है? आपको कॉस्ट पे करना है, एनआरवी पे नहीं करना। हाउएवर इफ देयर इज अ डिक्लाइन इन इट्स प्राइस, मतलब रॉ मटेरियल की प्राइस कम हो जाती है, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स जो है वुड बी लेस देन एनआरवी, मतलब आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो एनआरवी से कम है, देन मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट एनआरवी, उसको एनआरवी पे वैल्यू किया जाएगा, विच शैल बी द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अकाउंट पर्पस के लिए भी, और वो एग्जांपल मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिया था, तो मैं आपको दे देता हूं। मेरे प्रोफेसर ने इसमें मुझे जो एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल क्या था मैं आपके लिए बता देता हूं। वो एग्जाम्पल ये था कि एक बात बताओ मुझे, बड़ा सिंपल है। जैसे मान लो आपका एक वड़ा पाव का दुकान है, एक वड़ा पाव का दुकान है, वड़ा पाव मुंबई में फेमस था, तो मेरे इंटरमीडिएट में एग्जाम्पल दिया था, वो मुझे अभी भी याद है। वड़ा पाव का दुकान है, अब वड़ा पाव का आपका दुकान है, वड़ा पाव के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है? आलू। आलू ले लो, आलू। तो मान लो वड़ा पाव के लिए आपको पोटैटो लगता है, ये पोटैटो आपका रॉ मटेरियल। अब हुआ क्या? पोटैटो आपका रॉ मटेरियल है वड़ा पाव के लिए। अब एक बात समझना, पोटैटो है, पोटैटो हुआ क्या मार्च में, फॉर एन एग्जांपल 20 मार्च 2024 को, इस डेट को इंडिया में ट्रक की स्ट्राइक हो गई, मतलब ट्रक वाले सब स्ट्राइक पे चले गए, बोले ट्रांसपोर्टेशन बंद, आज से ट्रक चलाएंगे ही नहीं। ट्रक की स्ट्राइक हो गई। अब जैसे ही आप समझिए, जब ट्रक की स्ट्राइक हो जाएगी करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि आलू की रेट है वो बढ़ जाएगी। भाई सीधी सी बात है, जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होने वाला तो आलू की रेट है वो बढ़ जाएगी। अब मान लो जैसे स्ट्राइक हुई, उसके बाद आलू की रेट बढ़ गई 100 रुपए पे, 100 रुपीज पर केजी पहुंच गया, 100 रुपीज पर केजी है वो इसकी रेट हो गई आलू की। अब हमको तो भैया वड़ा पाव के लिए जरूरत थी, वड़ा पाव बनाने के लिए आलू की जरूरत थी, तो हमने क्या किया, फॉर एन एग्जांपल यहां पे 50 टन आलू खरीद लिया एट द रेट 100 रुपीज। 100 रुपीज से खरीद लिया, और हमको यह लग रहा था कि ये स्ट्राइक लंबी चलेगी, 2-3 महीने चलेगी, तो हमने 100 रुपए की रेट से आलू खरीद लिया। तो हमारी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट है वो 100 रुपया है, कॉस्ट है वो 100 रुपया है। तो हमेशा आलू को आप जो वैल्यू करोगे वो कॉस्ट पे करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, मान लो 31 मार्च 2024 को, उससे पहले स्ट्राइक खुल गई, और स्ट्राइक खुल गई और आलू जो है वो आलू की प्राइस मार्केट में कम हो गई, और आलू आ गया फॉर एन एग्जांपल 30 रुपए पे, तो उसकी एनआरवी अब हो गई 30 रुपया। तो मैंने आपको क्या बोला कि भैया नॉर्मली आप आलू को वैल्यू किस पे करोगे? हमेशा कॉस्ट पे करोगे, मींस आप जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमेशा कॉस्ट पे बताओगे, 100 पे। लेकिन एक चीज समझना, 31 मार्च को आलू की प्राइस है वो 30 रुपया आ गई, और एक बात समझना, इस आलू को यूज करते हुए भी आप वड़ा पाव में अगर प्रॉफिट बना पा रहे हो, एक बात बताओ, जो तुम्हारा वड़ा पाव है जिसमें 100 रुपए का आलू यूज करते हुए भी अगर आप वड़ा पाव के बिजनेस में प्रॉफिट बना रहे हो, तो फिर आप वड़ा पाव को यहां पे एनआरवी पे वैल्यू कर सकते हो। आई थिंक मैंने सही समझाया या नहीं समझाया, मुझे अकाउंट ज्यादा आता नहीं है, बट मुझे बताओ मैंने एग्जांपल से सही समझाया है या नहीं समझाया। तो देखो, नॉर्मली रॉ मटेरियल को हमेशा कॉस्ट पे करेंगे, बट अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल यहां पे रॉ मटेरियल की एनआरवी कम हो जाती है और वो
कॉस्ट जो आपका ज्यादा कॉस्ट था उसको यूज करते हुए भी आप अगर फाइनल प्रोडक्ट प्रॉफिट में बेच रहे हैं, आप जो वड़ा पाव प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप आलू को 30 रुपए पे वैल्यू कर सकते हो, 100 रुपए पे वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक मैंने सही समझाया है, नहीं आई डोंट नो करके, ठीक है, मैंने सही समझाया है या नहीं। दिस इज वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ऐसा अपने रॉ मटेरियल की वैल्यू में देख रखा है। चलिए, समझा? एग्जाम्पल मैंने सही दिया, मेरे प्रोफेसर ने मुझे दिया था इन द 2009 में, तो तब मुझे याद है ये वाला एग्जाम्पल, कैसा कुछ समझाया था। चलिए, तो उसके बाद में यहां पे आपका रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन हो गया। तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में हमेशा आपको किस पे वैल्यू करना है? कॉस्ट पे करना है। लेकिन आप इसको एनआरवी पे कब कर सकते हैं? कि जब उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाती है, उसकी वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाती है, लेकिन तो भी फाइनल वड़ा पाव अगर आप प्रॉफिट में बेच रहे हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है वो इसको एनआरवी पे आलू को वैल्यू कर सकते हो। अब एक बात समझना, यहां पे ICDS 2 जो है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इसके क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे? तो इसमें आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज एडॉप्टिंग इन मेजरिंग द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को मेजर करने में क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज आप फॉलो कर रहे हो वो बताना पड़ेगा। Along with the total carrying amount of the inventory and its classification, classification और कितना टोटल अमाउंट है वो आपको बताना पड़ेगा उसके, उसमें क्या बोलते हैं उसके लाइक डिस्क्लोजर में। अब एक बात समझना, यहां पे जो है ना, ये अगर आप नहीं भी पढ़ोगे इसमें तो चल जाएगा, आपको है ना ये सेक्शन को याद रखना है, क्योंकि ये इनकम टैक्स में सेक्शन डाली हुई है। ये सेक्शन क्या बोलती है? इन्वेंट्री को वैल्यू करना है कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। नॉर्मली आपको कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर पे करना है, लेकिन अगर आपको याद रहेगा, मैंने आपको बताया था वहां पे पीजीबीपी पढ़ाते टाइम मैंने ये सेक्शन पढ़ाई थी 145A, और 145A में ये बोलता था कि अगर मान लो आपका लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी स्टॉक है, तो लिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में हम क्या करते थे? कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर लेते थे, बट वहां पे कैटेगरी वाइज कंपैरिजन होता है। मतलब इक्विटी शेयर को टोटल कर दो, ठीक है, उसकी कॉस्ट को टोटल कर दो, उसकी एनआरवी को टोटल कर दो, और फिर उसका कंपैरिजन करो। मतलब कैटेगरी वाइज कंपैरिजन होता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज कंपैरिजन करना था। और एक मैंने बताया था, अगर मान लो आपकी जो शेयर एंड सिक्योरिटी वो लिस्टेड नहीं है, अगर लिस्टेड नहीं है तो फिर आप ओरिजिनली कॉस्ट क्या थी उस पे आप वैल्यू कर दीजिए। अगर मान लो आपकी कोई शेयर एंड सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है तो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे वैल्यू करेंगे, बट अगर मान लो ये तुम्हारा लिस्टेड एंड कोटेड है तो उसमें फिर कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर है उस पे करेंगे। और यहां पे कैटेगरी वाइज कंपैरिजन होता था, कैटेगरी वाइज कंपैरिजन होता था। और उसमें मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जब भी आप परचेज सेल वगैरह लेंगे हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लेंगे, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाला मेथड है वो आपको फॉलो करना है। चलिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और ICDS नंबर 3 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब अगर मान लो आप कॉन्ट्रैक्टर हो और कहीं पे आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपका रेवेन्यू कॉस्ट वगैरह कैसे क्या अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन वगैरह करोगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, ये ICDS बोलता है contract revenue and contract cost associated with the construction contract are recognized on the percentage of the completion method। आपको PSCM मेथड फॉलो करना है, तो POCM मेथड फॉलो करना है, मींस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड है वो आपको फॉलो करना है करके, ठीक है, POCM मेथड आपको फॉलो करना है। दूसरा, where outcome of the contract cannot be estimated reliably during the early stage of the contract। अर्ली स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहां पे 25% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। अर्ली स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शेल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द 25% ऑफ स्टेज ऑफ द कंप्लीशन। तो देखो सिंपल सी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, वो आप करोगे POCM मेथड, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। बट अगर अर्ली स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, अर्लियर स्टेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां 25% से ज्यादा का आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसमें फिर आपको क्या करना है पता है कि जितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है ना उतना ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। कॉन्ट्रैक्ट जितना कॉस्ट है उतना ही आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दो। उसके बाद में ICDS 3 रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, आपको डिस्क्लोजर भी देने पड़ेंगे। क्या क्या? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज किया है इस साल में, उसका मेथड कौन सी आपने यूज की है कंप्लीशन निकालने के लिए, वो आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में कितने हैं वो आपको बताना पड़ेगा, तो इसका आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसके साथ साथ में ये सेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एस्केलेशन क्लॉज है एंड एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, वो आपका टैक्सेबल उस ईयर में होगा जिस ईयर में रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाती है। मैं कम से कम 50 बार बोल चुका हूं कि एस्केलेशन जो प्राइस है, एस्केलेशन का जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट में या फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, वो उस ईयर में टैक्सेबल हो जाता है जिस ईयर में आपकी रीजनेबल सर्टेनिटी आ जाती है, उस ईयर में ये टैक्सेबल हो जाता है। चलिए उसके आगे चलते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड आपको
रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे करेंगे? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड अगर आपको याद रहे तो मैंने वहां पे कुछ चीजें इनकम टैक्स में पढ़ा रखी है, और इनकम टैक्स में रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड क्या क्या चीजें पढ़ा रखी है मैं आपको अगर यहां पे रिवाइज कराना चाहूं तो मैंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड एक सेक्शन 43C भी पढ़ा रखी है पीजीबीपी में। और वो पीजीबीपी की सेक्शन क्या बोलती थी पता है? कि नॉर्मली आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है जो आपके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या करना है आपको पीओसीएम मेथड फॉलो करना है। लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में दो एक्सेप्शन थे। एक तो अगर आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट 90 डेज से ज्यादा नहीं है तो वहां पे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अगर आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो 90 डेज से ज्यादा नहीं है, मैंने एग्जांपल लिया था, मेरा बैच है जो मार्च में चालू हुआ और अप्रैल तक मेरा बैच चलेगा, 60 डेज का बैच है, रेवेन्यू कौन से ईयर में ले जाऊं? मैं अगले साल पूरा ले जाता हूं। और एक मैंने आपको यह बताया था कि अगर मान लो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट है। इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्ट का मतलब होता है जैसे आपकी इंटरनल ऑडिट है, तो इंटरनल ऑडिट के केस में आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज जो करोगे वो आप टाइमली बेसिस पे करोगे, मींस स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, जितने टाइम तक वो चलेगा उतने टाइम के बेसिस पे आप क्या करिए, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर दीजिए। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखिए सबसे पहले आपका ये जो है आईसीडीएस किस पे लगेगा? It covered recognition of the revenue arising during the ordinarily activity of the person from the sale of goods। अगर आप सेल ऑफ गुड्स करते हो उसका रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना है, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज करते हो उसका रेवेन्यू कैसे करना है, या यूज ऑफ एंटिटीज रिसोर्सेज बाय द अदर पर्सन। एंटिटीज रिसोर्सेज का मतलब आपका अगर मान लो आपको इंटरेस्ट का इनकम मिलता है, रॉयल्टी का इनकम मिलता है, डिविडेंड का इनकम मिलता है, तो उसको कैसे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे? तो देखो सेल ऑफ गुड्स कब माना जाएगा? रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू, तो सेल ऑफ गुड्स के केस में सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ द ओनरशिप ऑफ ट्रांसफर, जैसे ट्रांसफर हो जाता है देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स अल्टीमेट कलेक्शन, तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया और रीजनेबल सर्टेनिटी है, तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लीजिए सेल ऑफ गुड्स से रेवेन्यू को। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, या तो परसेंटेज कंप्लीशन मेथड लीजिए, स्ट्रेट लाइन मेथड लीजिए, या प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड लीजिए, जो कि सेक्शन 43CB ऑफ द पीजीबीपी में दे रखा है। इंटरेस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? इंटरेस्ट का रेवेन्यू रिकॉग्निशन आप अक्रूवल बेसिस पे करोगे। देखो आईसीडीएस लगेगा ही तब जब आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो। अगर आप शीनम अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हो ना तो ऐसे भी आईसीडीएस नहीं लगता। जब आप अक्रूवल सिस्टम फॉलो करते हो तो आईसीडीएस लगेगा। तो आप क्या काम करिए, इंटरेस्ट को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉग्नाइज करिए, मतलब टाइम बेसिस पे आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, कितने टाइम का इंटरेस्ट है उस बेसिस पे आपको इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है टैक्सेशन पे, मींस आपका इनकम टैक्स रिफंड था और उसका इंटरेस्ट मिला तो वो कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करिए, जब आपको मिलता है उस ईयर में टैक्सेबल कर दीजिए। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन द रिफंड ऑफ एनी टैक्स ड्यूटी और सेस, मींस आपको टैक्स ड्यूटी सेस का रिफंड मिल रहा है, उस पे इंटरेस्ट है, रिकॉग्नाइज इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड। उसके बाद रॉयल्टी का रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज होगा? तो रॉयल्टी को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, अक्रू एज पर द टर्म्स ऑफ द रिलेवेंट अग्रीमेंट, रिलेवेंट अग्रीमेंट के क्या टर्म्स है उसके हिसाब से आप रिकॉग्नाइज करेंगे। एंड देयर इज अ सम अदर सिस्टमेटिक एंड रैशनल बेसिस पे भी आप कर सकते हैं, अनलेस अगर मान लो स्पेसिफिकली कोई चीज है तो उसके हिसाब से, अदरवाइज जो भी आपका रॉयल्टी जो मिल रहा है उस पे टर्म्स क्या है वो टर्म्स के बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज करेंगे। डिविडेंड को रिकॉग्नाइज करेंगे एज पर सेक्शन 8 ऑफ द इनकम टैक्स, ये पहले वॉल्यूम में ही पढ़ा था। सेक्शन 8 क्या बोलता है कि नॉर्मली देखो अगर आपका फाइनल डिविडेंड है तो जिस ईयर में कंपनी ने डिक्लेयर किया उस ईयर में आपका टैक्सेबल होगा, और अगर इंटरिम डिविडेंड है या डीम डिविडेंड है तो जिस ईयर में आपको रिसीव होता है उस ईयर में टैक्सेबल होगा। तो इंटरिम डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड रिसीव्ड वाले ईयर में टैक्सेबल होगा, फाइनल डिविडेंड है जिस ईयर में उन्होंने डिक्लेयर किया उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना। सेल ऑफ गुड्स का जब आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाता है, रीजनेबल सर्टेनिटी कलेक्शन की है तो उस पर्टिकुलर ईयर में रिकॉग्नाइज कर दिए। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी हम इनकम टैक्स पीजीबीपी में पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन रिफंड जो है वो जिस ईयर में मिलेगा उस ईयर में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट है वो टाइम बेसिस पे टैक्सेबल कर दीजिए, रॉयल्टी एज पर द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म बेसिस पे टैक्सेबल करिए, डिविडेंड है वो सेक्शन 8 के बेसिस पे टैक्सेबल करिए। यहां पे कुछ डिस्क्लोजर भी रहेंगे। इस आईसीडीएस के डिस्क्लोजर क्या है, amount of revenue from service transaction recognized during the previous year, the method used to determine the stage of completion of service। तो रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस ट्रांजैक्शन रिकॉग्नाइज इस साल में कितना किया, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो, भाई पीओसीएम कैसे फॉलो किया है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे आपने निकाला है, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सर्विस ट्रांजैक्शन इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, कौन कौन से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अभी भी चल रहे हैं वो आपको बताना पड़ेगा। अब एक बात समझना, इसको लेके क्लेरिफिकेशन है। क्लेरिफिकेशन ये बोलता है कि सर आप बोल रहे हो कि आईसीडीएस के हिसाब से इंटरेस्ट को आप रिकॉग्नाइज करिए टाइम बेसिस पे, लेकिन सर हम टाइम बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर देंगे बट आगे जाके इंटरेस्ट मिला ही नहीं तो, आगे जाके इंटरेस्ट मिला ही नहीं तो
मान लो फॉर एन एग्जांपल मैंने किसी को लोन दिया था, उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया टाइम बेसिस पे, बट आगे जाके वो इंटरेस्ट मिला ही नहीं तो बोले बैड डेट्स ले लो ना। इन्होंने क्लेरिफिकेशन सीबीडीटी ने दिया कि आप इंटरेस्ट को आप टाइम बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लीजिए, बट आगे जाके अगर इंटरेस्ट की रिकवरी नहीं होती है तो आपके पास ऑप्शन है ना बैड डेट्स लेने का, उसका बैड डेट्स ले लीजिए करके, बैड डेट्स में आप उसको बैड डेट्स ले सकते हैं करके, ठीक है। अब एक और क्लेरिफिकेशन है, वो ये है कि मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई आपका इंटरेस्ट ऐसा है जो ड्यू हो गया लेकिन उसकी रिसीव्ड की डेट लेटर पार्ट पे आती है और उससे पहले पहले आप वो सिक्योरिटी सेल कर देते हो। एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझेंगे। मान लो एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसपे मुझे इंटरेस्ट मिलता है एक 31 दिसंबर को 2023 को, और इसका दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून 2024 को। मान लो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसपे मुझे इंटरेस्ट मिलता है 31 दिसंबर 2023 को एंड दूसरा इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून 2024 को। अब हुआ क्या, मान लो वो इंस्ट्रूमेंट एक डिबेंचर है और डिबेंचर है 7% वाला, 7% डिबेंचर है और उसकी वैल्यू थी 1 लाख। तो मुझे एक बात बताइए, 7% पूरे साल का मिलता है तो 3,500 यहां पे मिला होगा, अब 3,500 यहां मिलेगा। अब आप क्या करोगे, जब 31 मार्च 2024 को अपना अकाउंट क्लोज करोगे तो आप अक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट को लोगे, आप लोग जो है वो अक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट को लोगे। अब अक्रूअल बेसिस पे इंटरेस्ट को लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैन, फेब और मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा ना, और ये 3 महीने का इंटरेस्ट जो है वो आप मार्च तक लोगे तो आपको 3500 रुपए का आधा, दैट इज 1750 रुपए आपने इंटरेस्ट ले लिया। अब 1750 रुपए 1750 जो इंटरेस्ट है उस पर आपने टैक्स भी भर दिया। अब उस पर आपने टैक्स भर दिया, लेकिन ये अब मान लो आपने क्या किया, ये अप्रैल में तो आपने वो डिबेंचर सेल कर दिया। अब डिबेंचर सेल कर दिया आपने, 1 लाख में खरीदा था और मान लो डिबेंचर आपने जो है वो सेल कर दिया 1,15,000 में। अब यहां पे सेल कर दिया 1,15,000 में अप्रैल में, और उसकी कॉस्ट आपकी थी वो 1 लाख थी, तो यहां पे आपका 15,000 का कैपिटल गेन हो गया, 15,000 का गेन आ गया। लेकिन आप बोलोगे सर हम ऑलरेडी ये 1750 इंटरेस्ट पे टैक्स भर चुके हैं जो हमको तो मिला ही नहीं है। चिन्हम ये तो आगे वाले को मिलेगा ना, जिसके पास 30 जून को वो डिबेंचर रहेगा उसको मिलेगा। तो आप जो 1750 पे टैक्स भर चुके हो, अब सर इसका क्या करें फिर, ये 1750 पे हम ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं, इसका क्या करें। ये 1750 पे ऑलरेडी टैक्स भर चुके हैं, बट ये इंटरेस्ट तो हमको मिला ही नहीं, क्योंकि ये तो जून में जिसके पास रहेगा उसको मिलेगा। तो जून में जिसके पास रहेगा उसको मिलेगा, तो मुझे तो 1750 है वो 1750 मिला ही नहीं है ना। अब उसका क्या करें, तो इन्होंने बोला एक काम करो कि आप जब गेन कैलकुलेट कर रहे हो ना 15,000, इसमें से आप 1750 को लेस कर दो और आप जो टैक्स भरोगे वो 15,000 15,000 माइनस 1750 मींस आप 13,250 पे आप टैक्स भरो। ऐसा उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है। आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं शीनम, आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम उस पे जो गेन निकालते टाइम आप क्या करिए, उसको लेस कर दीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है सीबीडीटी के क्लेरिफिकेशन 2, interest accrued on the time basis, royalty accrued on the basis of contractual terms. Hence, the same shall be recognized even if there is no reasonable certainty of subsequent collection. Non-recovery in either case can be claimed as deduction later as a bad debts. Later आप उसका bad debts ले सकते हो करके, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। If the taxpayer sell a security on 30th April 2024, हमने 30th अप्रैल को सिक्योरिटी सेल कर दिया। The interest payment dates are December and June. The actual date of receipt of interest is on 30th June 2024. But the interest on accrual basis has been accounted in as the income as on 31st March 2024. Whether the taxpayer shall be permitted to claim deduction of such interest that is offered to tax but not received while computing the capital gain. क्या कैपिटल गेन निकालते टाइम आप उस इंटरेस्ट को लेस करेंगे जो आपने ऑलरेडी टैक्सेबल कर दिया था बट आपको तो मिला ही नहीं है अभी तक वो करके, ठीक है। तो इन्होंने बोला आंसर इज यस, द अमाउंट ऑलरेडी टैक्स एज अ इंटरेस्ट इनकम ऑन अक्रूअल बेसिस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटिंग द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच सेल। यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे दिसंबर में मेरे को इंटरेस्ट मिला था 1000, इसके बाद यहां 24 होना चाहिए, यहां पे 14 हो गया, इसको आप 24 कर दीजिए। अब 500 रुपए का इंटरेस्ट अक्रू हुआ 3 मंथ का जो कि रिसीव नहीं हुआ है,
वो रिसीव होगा जून में, लेकिन उससे पहले पहले अप्रैल में बेच दिया, और अप्रैल में मान लो 12,000 में बेच दिया तो 2,000 का गेन हो गया। इस 2,000 में से 500 रुपए पे आप ऑलरेडी टैक्स भर चुके हो, तो बेटा 1,500 रुपए पे अब आप टैक्स भर दीजिए, क्योंकि ये वो वाला इंटरेस्ट है जो आपको मिला नहीं है बट आप ऑलरेडी उसको टैक्स पे कर चुके हो। दिस इज कॉल्ड योर ICDS नंबर 4, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इसमें आपको जो याद रखना है वो सिर्फ आपको PGBP में मैंने सेक्शन बताई थी ना 43CB, वो याद रखनी है, उसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। चलिए, टेंजिबल फिक्स असेट। टेंजिबल फिक्स असेट किसको बोलते हैं? तो देखिए, टेंजिबल फिक्स असेट मींस कोई भी आपकी लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांटेड मशीनरी है, फर्नीचर है, held for being used for the purpose of producing or providing goods or services and not held for sale in the normal course of business। सीधी सी बात है, आपके पास कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है जो आप बिजनेस में यूज करते हो, सर्विस प्रोवाइड करने में यूज करते हो, जिसको आपने सेल करने के लिए नहीं रखा। अगर आपने कोई चीज को सेल करने के लिए रखा है तो वो फिर तुम्हारा इन्वेंट्री हो जाएगा ना, वो थोड़ी फिक्स एसेट होगा। चलिए, अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट्स कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट में मशीनरी स्पेयर्स आर चार्ज टू द रेवेन्यू एज एंड व्हेन कंज्यूम। अगर कोई मशीनरी स्पेयर्स है, जैसे मशीनरी में कुछ रबड़ वगैरह कुछ ऐसे लगते हैं छोटे मोटे करके, ठीक है, तो मशीन स्पेयर्स है वो आप एक काम करो, एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर दो जैसे जैसे कंज्यूम होता है। तो जैसे जैसे कंज्यूम होता है उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत नहीं है। जो स्पेयर्स होते हैं, स्पेयर्स मतलब जो मशीन में मान लो जो यूज होते हैं करके, ठीक है, तो वो जैसे जैसे यूज हो रहे हैं वैसे वैसे आप उसको एज अ रेवेन्यू खर्चा डालते जाओ। If the machine spares are used only in connection with the tangible fixed asset and their use is expected to be irregular, then machine spares will be capitalized। अगर कोई ऐसा machine spares है जो in connection with the tangible fixed asset है and उसका जो use है वो expected to be irregular होने वाला है, मतलब कोई बड़ा पार्ट वगैरह होता है, तो मशीनरी स्पेयर्स को आप कैपिटलाइज कर दीजिए। स्टैंड बाय एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट आर टू बी कैपिटलाइज। जो स्टैंड बाय मशीनरी होती है या आपके सर्विसिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे जो उसके सामान वगैरह होते हैं सर्विस करने के, वो सब आप कैपिटलाइज करेंगे। एक्चुअल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? तो एक्चुअल कॉस्ट में परचेज प्राइस ले लीजिए, अगर उसमें टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड कर दीजिए, बट उसका अगर मान लो आपको ITC मिलता है तो ऐड नहीं होगा, बड़ा सिंपल सी बात है, ये ऑलरेडी अपन वहां पढ़ चुके हैं। एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर और मेकिंग द असेट रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज। जब तक आप उसको रेडी इंटेंडेड यूज तक आप करते हो, मतलब पुट टू यूज से पहले वाला कोई भी खर्चा है वो आप ऐड कर दीजिए, और अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट मिला है तो वो आप लेस कर दीजिए। तो ये तो ऑलरेडी अपन सेक्शन 43(1) में पढ़ चुके हैं कि परचेज प्राइस ले लीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ऐड करना है, बट ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ऐड नहीं करोगे अगर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड ऐड करेंगे या नहीं फिक्स असेट पे? तो एडमिन एंड जनरल ओवरहेड है ना, अगर वो स्पेसिफिकली उस टेंजिबल फिक्स असेट से रिलेटेड है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आपका एक प्लांट बन रहा है किसी रिमोट एरिया में, अब प्लांट बन रहा है और वहां पे एक ऑफिस खोल दिया, वो प्लांट बन रहा है उसी से रिलेटेड वो ऑफिस है, तो उसके जितने भी खर्चे होंगे एडमिन ओवरहेड वो इंक्लूड होंगे उस प्लांट की कॉस्ट में। बट अगर जनरली मान लो आपका हेड ऑफिस है, उसमें जाके आपने 2-4 पन्नों पे प्रिंट आउट ले लिया, तो वो जो एडमिन ओवरहेड है वो कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द टेंजिबल फिक्स असेट नहीं है, तो उसको आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, admin and other general overhead expenses that do not relate to the specific tangible fixed asset are to be excluded from the cost of asset। अब यहां पे expenses which are specifically attributable to the construction of the project or for the acquisition of tangible fixed asset or bringing to it in the working condition shall be included as part of the cost of the project or part of the cost of the tangible fixed asset। Now next part, the expenses incurred on startup or commissioning of the project इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द टेस्ट रन, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन, तो टेस्ट रन के खर्चे वो भी ऐड होंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन उसी को बोलते हैं, वो भी ऐड करो, शैल बी कैपिटलाइज। तो जो भी तुम्हारे स्टार्टअप और कमिश्निंग ऑफ प्रोजेक्ट के खर्चे हैं इंक्लूडिंग आपके टेस्ट रन, ट्रायल रन के खर्चे वो ऐड कर दो। एक्सपेंडिचर इंकर्ड आफ्टर द प्लांट हैज बिगन कमर्शियल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इंटेंडेड फॉर सेल और कैप्टिव कंजम्पशन शैल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब एक बार आपका प्लांट चालू हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन चालू हो गया, कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब जो प्रोडक्शन आप सेल करने वाले हो, जो प्रोडक्शन आप सेल करने वाले हो, या फिर जो प्रोडक्शन ऐसा है जो आपके कैप्टिव कंजम्पशन में यूज होने वाला है, तो जहां तक आपका कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना, उससे पहले के जितने भी खर्चे हैं वो आप कैपिटलाइज करोगे, उसके बाद के खर्चे हैं वो सीधे P&L के डेबिट में जाएंगे। अब यहां पे एक डाउट ये था कि एक्सपेंसेस इंकर्ड आफ्टर द टेस्ट रन
एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन, तो वो भी कैपिटलाइज होंगे। देखो आपने ट्रायल रन कर दिया था बट अभी तक कमर्शियल प्रोडक्शन चालू नहीं किया था, तो बड़ा सिंपल है, कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने से पहले के जो भी खर्चे हैं वो सब आपको कैपिटलाइज करने हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होने से पहले के जितने भी खर्चे हैं वो आपको क्या करने हैं, कैपिटलाइज करने हैं। उसके बाद where tangible fixed asset is acquired in exchange of another asset of the like share security, then बेटा आपकी जो असेट आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट ले लो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने शेयर दिए उसके बदले असेट खरीद ली, तो शेयर के बदले असेट खरीदी तो आपको क्या करना है, जो असेट आ रही है ना उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, आजकल इंडियाज भी वही बोलता है कि जो असेट आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है वो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी करके। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें रिक्वायरमेंट क्या देना है, तो ICDS 5 रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर लाइक डेप्रीशिएशन ऑफ असेट, ब्लॉक ऑफ असेट, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, एक्चुअल कॉस्ट, WDV एज द केस में भी, एडिशन डिलीशन कितना हुआ इस साल में वो आपको सब बताना है करके। ठीक है, तो ये आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा। एक बार के लिए ICDS नंबर 6 है उसको आप एक बार के लिए छोड़ दीजिए, ICDS नंबर 7 पे आ जाइए। ICDS नंबर 7 से पहले ICDS नंबर 8 पे आ जाइए। ICDS नंबर 8 पहले पढ़ लेते हैं, 8 9 10 पहले पढ़ लेते हैं। देखिए ICDS नंबर 8 है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सिक्योरिटी कौन सी, कैपिटल असेट नहीं, जो स्टॉक इन ट्रेड है, क्योंकि कैपिटल असेट अगर कोई है तो उस पर तो ICDS लगेगा ही नहीं। ICDS लगता ही तब है जब आपकी PGBP की इनकम है, अदर सोर्सेज की इनकम है, तो PGBP और अदर सोर्सेज की इनकम है तभी आपका ICDS लगता है। तो भैया एक बात बताओ, सिक्योरिटी जो हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड है वहां ये ICDS लगेगा। बड़ा सिंपल है कि दिस पार्ट ऑफ ICDS डील विद द सिक्योरिटी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, डज नॉट डील विद द रिकॉग्निशन ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड सिक्योरिटी। इंटरेस्ट डिविडेंड है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन में जाएगा। सिक्योरिटी हेल्ड बाय इंश्योरर, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल कंपनी है वो उसको RBI गाइडलाइंस के हिसाब से आपको रिकॉग्नाइज उसकी वैल्यू दिखानी है, आपको ये ICDS नहीं लगेगा। अब ये ICDS क्या बोलता है, तो देखिए यह ICDS बोलता है इनिशियली आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, तो सिक्योरिटी आर रिकॉग्नाइज एट एक्चुअल कॉस्ट, परचेज प्राइस प्लस एक्विजिशन चार्जेस लाइक ब्रोकरेज फीस, टैक्स पेड, ड्यूटी, सेस वो सब ऐड कर दो। इफ द सिक्योरिटी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ द अनदर सिक्योरिटी, तो जो आ रही है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। In case of the interest bearing security like 10% debenture, if any interest is accrued before acquisition and included in the purchase price, on receipt of such interest, it shall be allocated into pre-acquisition, post-acquisition interest. The pre-acquisition interest shall be reduced from the actual cost. अगर मान लो आपने कोई सिक्योरिटी एक्वायर की है और उसमें आपने जो इंटरेस्ट भी पे किया है तो उसको प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन में डालना पड़ेगा। पोस्ट एक्विजिशन है वो टैक्सेबल हो जाएगा, प्री एक्विजिशन वाला इंटरेस्ट है तो वो आपकी कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड योर इनिशियल रिकॉग्निशन। अब आपको हर साल क्या करना है, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर है उसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज। ये इनकम टैक्स में लिखा हुआ है क्लियरली, ये इनकम। पूछा क्या नहीं समझ रहा है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, आपने FR जैसा इसमें है क्या ऐसा जो कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, ये आपको नहीं समझा क्या, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, और वो भी कैटेगरी वाइज, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी कि कैटेगरी वाइज आपको कंपैरिजन करना है। इसमें क्या नहीं समझा पूजा आपको, आप बताएंगे इसमें क्या नहीं समझा आपको? पूजा गुप्ता इस वाले में क्या नहीं समझा आपको, मुझे बताएंगे आप? इसमें क्या नहीं समझा आपको, कुछ बताएंगे मुझे तो मुझे मैं आपको समझा सकता हूं वो पॉइंट जो नहीं समझा हो वो। इसमें क्या नहीं समझा आप मुझे बता, इसमें सर मुझे कुछ नहीं समझा, इसमें क्या नहीं समझा आप बता सकते मुझे, तो मैं आपको बता दूं क्या नहीं समझा इसमें है क्या जो समझने जैसा था और आपको नहीं समझा वो। चलिए बताइए, कुछ है ही नहीं इसमें समझने जैसा, बताओ क्या नहीं समझा। अब कुछ बोल ही नहीं रही है। टेंजिबल वाले में नहीं समझा, क्या नहीं समझा टेंजिबल वाले में, क्या नहीं समझा टेंजिबल वाले में, बोल दो क्या नहीं समझा टेंजिबल वाले में, तो कुछ था ही नहीं, उल्टा उस वाले में तो कुछ भी नहीं था। क्या नहीं समझा बोलो टेंजिबल वाले में। 11 बजे मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? 11 बजे नहीं, 20 मिनट और लगेगा मैक्सिमम। पूजा कौन सा वाला पॉइंट नहीं समझा ये बता मुझे एक बार, मैं तुझे बताऊं कहां मैंने ये बता रखा है पहले। चलो सब समझा, ऐसे ही फालतू बात कर रही है करके, ठीक है? टाइम पास कर रही है, बोलती है ध्यान देना है नहीं, पढ़ने का मन है नहीं, मुंह में हाथ में मोबाइल लेके बैठी है और बोलती है ये नहीं समझा मुझे। चलो इधर देख, चुपचाप सब पढ़ा रखा है, ऐसा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि यहां पे नहीं है। ओ तुम्हारा ध्यान गई और चलो मैं आपको बताता हूं कहां पे दे रखा है, ठीक है? चलिए
अब एक बात समझना, ये पॉइंट ये बोलता है कि सर अब आप मुझे बताओगे, आप पार्टिसिपेट करो, आप मुझे बताओगे, ठीक है। चलिए, इफ एक्चुअल कॉस्ट इनिशियली रिकॉग्नाइज कैन नॉट बी असर्टेन बाय द रेफरेंस टू द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। अगर मान लो कोई सिक्योरिटी है और वो सिक्योरिटी की एक्चुअल कॉस्ट आप स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेशन से पता नहीं चल रही है कि सिक्योरिटी की कॉस्ट क्या है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप फीफो मेथड या वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला भी फॉलो कर सकते हैं स्टॉक इन ट्रेड के लिए। अब एक बात समझना, जो शेड्यूल बैंक या पीएफआई के पास में कोई सिक्योरिटी होती है वो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है। इनकम टैक्स में रिकॉग्नाइज आपको यहां पे आरबीआई गाइडलाइंस जैसा बोलता है वैसे उस वैल्यू पे आपको सिक्योरिटी को रिकॉग्नाइज करना है। तो ये सेक्शन बड़ी सिंपल सी है कि सिक्योरिटीज आपके पास है और वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो आपको तो इनकम टैक्स की वही सेक्शन फॉलो करनी है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आपकी कोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी के केस में, और बाकी के केस में ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे आप रिकॉग्नाइज करिए। एंड उसमें एक चीज ध्यान रखिए, कैटेगरी वाइज आपका कंपैरिजन होगा कॉस्ट और एनआरवी का, स्क्रिप्ट वाइज नहीं होगा, जिसका एग्जांपल मैंने ये दे रखा है और पहले करा रखा हो। चलो, बोरोइंग कॉस्ट किसको बोलते हैं, बोलो बोरोइंग कॉस्ट किसको बोलते हैं। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बोरोइंग कॉस्ट किसको बोलते हैं। बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट मतलब अरे कौन सा आईसीडीएस है, बोलो बोरोइंग कॉस्ट कौन सी है, बोरोइंग कॉस्ट किसको बोलते हैं। देखो, बोरोइंग कॉस्ट के केस में मैं आपको बताऊं ना, जैसा आपने इंडेस में पढ़ा हुआ है ना वैसा ही है, इंडेस 23 जैसा। सिर्फ श्रेयांश इसमें फर्क क्या है पता है, आप इंडेस और एएस में क्या करते हैं, बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कब तक करते हैं, असेट के रेडी टू यूज तक या पुट टू यूज तक, मुझे ये बताइए भाई। बोरोइंग कॉस्ट का मतलब आप जो असेट पे जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको कैपिटलाइज कब तक करते हैं, रेडी टू यूज तक या पुट टू यूज तक, बताइए। रेडी टू यूज तक या पुट टू यूज तक। जैसे कोई असेट बना रहे हैं, उस पे लोन लिया और लोन का इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट को आप कैपिटलाइज कब तक करते हैं, रेडी टू यूज तक या पुट टू यूज तक। मैं बताऊं ना, आप वहां पे कैपिटलाइज करते हैं रेडी टू यूज तक, अपने को इनकम टैक्स में कैपिटलाइज करना है पुट टू यूज तक। बस इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। सिर्फ इतना फर्क है इस बोरोइंग कॉस्ट में और आपके वाले इंडेस एएस में, बाकी कोई फर्क नहीं है। हम इसको पुट टू यूज तक है वो इसको करेंगे। इनकम टैक्स में आपको मैंने ये पीजीबीपी में भी बताया था कि जब भी आपका कोई लोन लेके और आपने असेट वगैरह एक्वायर किया तो आपको पुट टू यूज तक उसको कैपिटलाइज करना। इनकम टैक्स बोलता है पुट टू यूज, आपके उसमें क्या होता है, रेडी टू यूज। उसमें क्या होता है, रेडी टू यूज, यहां क्या है, पुट टू यूज। बस बाकी कोई फर्क नहीं है, सेम वैसा का वैसा जैसा आपने एएस में इंडेस में पढ़ा रखा है अकाउंट में। तो देखिए, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग असेट। अगर कोई क्वालिफाइंग असेट है, वो क्वालिफाइंग असेट जो है उसके आपके एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, शैल बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट असेट। अदर बोरोइंग कॉस्ट शैल बी रिकॉग्नाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। क्वालिफाइंग असेट किसको बोलते हैं, तो क्वालिफाइंग असेट ऐसा कोई भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, टेंजिबल असेट, या कोई ऐसी इनटेंजिबल असेट, या कोई ऐसी इन्वेंट्री जिसमें पता है 12 महीने या उससे ज्यादा लगते हैं। याद आया, 12 महीने या उससे ज्यादा लगते हैं, सेम वैसा का वैसा। अब एक बात समझिए, यहां पे आपको कैपिटलाइजेशन कब से कब तक करना है। तो कैपिटलाइजेशन करने के लिए आप एक बात समझिए कि कैपिटलाइजेशन आपको कब तक करना है। दो तरह की बोरोइंग कॉस्ट होती है, वन इज द स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट एंड वन इज द जनरल बोरोइंग कॉस्ट। स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट मतलब आपने किसी पर्टिकुलर असेट के लिए ही वो लोन लिया है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। तो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट है वो आप कैपिटलाइज कब से कब तक उसका इंटरेस्ट करेंगे, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस डेट ऑफ बोरोइंग से लेके और फर्स्ट असेट पुट टू यूज तक। इन केस ऑफ इन्वेंट्री व्हेन ऑल द एक्टिविटी नेसेसरी फॉर इट्स इंटेंडेड सेल इज कंप्लीटेड, मतलब आपने जब फर्स्ट पुट टू यूज किया वहां तक आपको इसको कैपिटलाइज करना है। कब से, बोरोइंग की डेट से, और आपने जो है पुट टू यूज किया तब तक। और अगर जनरल बोरोइंग है तो जनरल बोरोइंग मतलब क्या होता है, आपकी नॉर्मल बोरोइंग थी उसमें से कुछ अमाउंट आपने यूज किया। तो जनरल बोरोइंग के केस में जिस दिन आपने फंड यूटिलाइज किया उस दिन से लेके और असेट पुट टू यूज किया उस दिन तक आपको कैपिटलाइज करना है। तो जिस दिन आपने क्या किया, जिस दिन आपने अमाउंट को यूटिलाइज किया उस दिन से लेके और असेट को पुट टू यूज किया उस दिन तक आपको उसको कैपिटलाइज करना है। अब जनरल बोरोइंग कॉस्ट जितना आपका है
उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग असेट डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ द टोटल असेट, आपकी जितनी टोटल असेट है अब उसकी एवरेज, और मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाइंग असेट और जनरल बोरोइंग कॉस्ट, उस अमाउंट को ले लीजिए करके, ठीक है। मैं बताऊं इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है आईसीडीएस से, आईसीडीएस से उतना ही आता है जितना मैंने आपको पीजीबीपी में करा रखा है, और आज तक कभी कुछ नहीं आया, बट ऑब्वियसली आप ध्यान रखोगे चीजों को, कभी पता नहीं क्या कुछ आ जाए करके, ठीक है। उसके बाद जनरल बोरोइंग कॉस्ट है, उसको कैसे लेंगे, तो क्वालिफाइंग असेट ऐसी असेट होती है जो 12 मंथ या उससे ज्यादा के लिए एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन में लग जाता है, दैट इज कॉल्ड योर क्वालिफाइंग असेट। एवरेज कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग असेट शैल बी कंप्यूटेड एज पर फॉलो, कैसे आपको निकालनी है एवरेज कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग असेट। इफ क्वालिफाइंग असेट रिमेन थ्रू आउट द ईयर, अगर पूरे साल वो क्वालिफाइंग असेट ही रही है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो वैल्यू है डिवाइड बाय 2 कर दो, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज क्वालिफाइंग असेट की वैल्यू आ गई। इफ क्वालिफाइंग असेट डज नॉट अपीयर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो आप एक काम करिए क्लोजिंग बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी है डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। इफ क्वालिफाइंग असेट डज नॉट अपीयर ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो आप एक काम करिए ओपनिंग बैलेंस शीट में वैल्यू क्या थी और वैल्यू ऑन द डेट ऑफ पुट टू यूज कंप्लीशन वैल्यू क्या थी डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, ये आपके एवरेज वैल्यू ऑफ द असेट आ जाएगा। और ये जनरल बोरोइंग के लिए ऐसा किया जाता है, क्योंकि जनरल बोरोइंग कॉस्ट होती है मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग असेट और डिवाइड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ द टोटल असेट, ऐसा करके प्रोपोर्शनेटली जितना फंड उस असेट में यूज हुआ है उतना इंटरेस्ट है वो उधर कैपिटलाइज होता है। द एवरेज कॉस्ट ऑफ क्वालिफाइंग असेट एंड टोटल असेट शैल नॉट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ असेट टू द एक्सटेंट इट इज फंडेड आउट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग। सीधी सी बात है, जनरल बोरोइंग में स्पेसिफिक बोरोइंग कोई नहीं लोगे, स्पेसिफिक बोरोइंग है वो तो आपका स्पेसिफिकली कैपिटलाइज होता है। इसमें क्लेरिफिकेशन क्या देने पड़ेंगे, मतलब आप सीबीडीटी बोलती है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे द डेफिनेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन मींस इसे यहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस है और अदर सिमिलर चार्जेस कवर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट। यहाँ पे जो आपका बिल डिस्काउंटिंग चार्जेस है या फिर तुम्हारे अदर सिमिलर चार्जेस है वो भी तुम्हारे बोरोइंग कॉस्ट में आ जाएगा। उसके बाद द कैपिटलाइजेशन ऑफ जनरल बोरोइंग कॉस्ट अंडर आईसीडीएस 9 शैल बी डन असेट बाय असेट बेसिस, हर असेट बेसिस पे अलग अलग आप कैपिटलाइज करोगे। उसके बाद एक बात समझना, आपका AS 16 जो था और ICDS जो 9 है इसमें कुछ फर्क है, और वो फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो 2 फर्क है। पहला फर्क तो ये है, आप एक बात बताओ, आपको अगर याद रहेगा तो आपने AS में ऐसा पढ़ा था कि कभी कभी आपने कुछ पैसा लिया और वो टेम्पररीली आपने कहीं और इन्वेस्ट कर लिया, टेम्पररीली आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो उस इन्वेस्टमेंट से इनकम होगा ना, वो इनकम आप अपनी टोटल बोरोइंग कॉस्ट में से लेस कर देते थे। आप ऐसा AS में करते हो। तो AS में क्या करता है कि अगर मान लो आपका जैसे कोई पैसा आया, वो पैसा आपने टेम्पररीली कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उससे कोई इनकम आया, तो आपकी टोटल बोरोइंग कॉस्ट से आप लेस कर दोगे, ऐसा करते हो एक तो। और दूसरा, ऐसा इनकम टैक्स में नहीं होता, इनकम टैक्स में ऐसा नहीं करना। अगर आपका टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम आया है तो वो इनकम आप अलग से टैक्सेबल कर दो, उसको बोरोइंग कॉस्ट से लेस नहीं करना। दूसरा एक चीज अगर आपको ध्यान रहेगा कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका अगर याद रहेगा, कभी कभी क्या होता है कि अगर सस्पेंशन ऑफ द एक्टिविटी हो जाता है और एक्टिविटी है वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती है, जैसे कोविड में 3 साल तक एक्टिविटी बंद रही। अब एक्टिविटी बंद हुई रही तो उसमें क्या करते हो, आप बोरोइंग कॉस्ट को रेवेन्यू ट्रीट कर देते हो, आप बोरोइंग कॉस्ट को रेवेन्यू ट्रीट कर देते हो। अगर आपका अकाउंट में ऐसा ही करते हैं कि अगर मान लो आपका यहां पे टेम्पररी सस्पेंशन हो गया था उस एक्टिविटी में, तो आप क्या करते हो, उस बोरोइंग कॉस्ट को एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लेते हो। यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं अपने यहां आईसीडीएस में ऐसा नहीं है, आपको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा, हम पीएनडल के डेबिट में डालने नहीं देंगे। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर आप पीएनडल के डेबिट में डालोगे तो इनकम टैक्स है वो कम आ जाएगा ना, तो हम थोड़ी रेवेन्यू ट्रीट करने देंगे, नहीं। हम बोलेंगे आपके ऑपरेशन भले सस्पेंड हो गए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कैपिटलाइज ही करना पड़ेगा, पीएनडल के डेबिट में नहीं जाएगा। तो देखिए AS 16 और ICDS 9 में फर्क क्या है। पहला, income earned on temporary investment of borrowing fund pending their expenditure on the qualifying asset to be deducted from the borrowing cost incurred as per AS 16 से AS 16 में क्या करते हो, लेस कर देते हो। टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से कोई इनकम होता है वो बोरोइंग कॉस्ट से लेस करते हो, अपने यहां ऐसा नहीं करना। However, ICDS 9 does not permit such reduction from the borrowing cost। और दूसरा, suspension of capitalization of borrowing cost। पैराग्राफ 17 जो AS 16 का था वो परमिट करता था सस्पेंशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, मींस ड्यू टू कोविड एंड ऑल। ICDS 9 does not permit suspension of capitalization of borrowing cost in such a cases, and guys above deviation between AS 16 and ICDS 9 would result in the increase in the taxable income।
तो मैं आपको बताऊं, इस आईसीडीएस में आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि देखो बोरोइंग कॉस्ट में आपको कैपिटलाइजेशन करना है वो पुट टू यूज तक करना है, रेडी टू यूज तक, पुट टू यूज तक। स्पेसिफिक बोरोइंग है तो जिस दिन से आपने फंड बोरो किया था उस दिन से लेके और पुट टू यूज तक की डेट। अगर जनरल बोरोइंग है तो उस पर्टिकुलर केस में जब आपने फंड यूज किया था, यूज की डेट से लेके और आपका पुट टू यूज तक की डेट, उतना कैपिटलाइज करना है। और दो चीजें आपके एएस में और यहां पे अलग है कि एएस में क्या करते हैं, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट का इनकम है वो टोटल बोरोइंग कॉस्ट से लेस हो जाता है, यहां पे नहीं करना है। और दूसरा फर्क यह है कि आपका सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, अगर मान लो आपका कोई भी जो है वो इंटरप्टेड हो जाता है, जैसे कोविड आ गया और 2 साल तक वो असेट बनी नहीं रही थी, असेट जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, असेट बन नहीं रही थी, तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या करते हो, वहां पे रेवेन्यू ट्रीट कर देते हो अकाउंट्स में, यहां पे ऐसा नहीं करना है, ठीक है। लास्ट आईसीडीएस, आईसीडीएस नंबर 10, आईसीडीएस नंबर कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट असेट एंड गाइस प्रोविजन की बात करता है। ये जो है ये प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट की बात करता है। अब एक बात बताऊं आपको, इसमें इतना सा याद रखना है जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। देखो कंटीजेंट असेट, कंटीजेंट लाइबिलिटी को आपको रिकॉग्नाइज नहीं करना, उसको ऐसे भी नहीं करते, लेकिन आपको प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं। अगर आपको याद रहे तो मैंने आपको बोला था प्रोविजन को आपको रिकॉग्नाइज तभी करना है जब आपकी रीजनेबल सर्टेनिटी इज रीजनेबल सर्टेनिटी है। अगर प्रोविजन को आप रिकॉग्नाइज तभी करोगे जब वहां पे रीजनेबल सर्टेनिटी है। मैंने ऐसा बोला था पीजीबीपी में, अगर आपको याद रहे, पीजीबीपी में मैंने बोला था प्रोविजन फॉर वारंटी अलाउ होता है या नहीं, अलाउ होता है, प्रोविजन फॉर वारंटी, प्रोविजन फॉर गारंटी, और वहां पे मैंने बोला था रीजनेबल सर्टेनिटी वर्ड ढूंढने का। अगर रीजनेबल सर्टेनिटी जो है वो अगर वो आपका वर्ड है, रीजनेबल सर्टेनिटी वर्ड आता है तो आपको वो प्रोविजन को अलाउ कर देने का। तो देखिए यहां पे क्या बोला हुआ है, there exists a present obligation as a result of the past event, and if there is a reasonable certain that outflow of economic resources will be required to settle the obligation, वो प्रोविजन आपको अलाउ हो जाएगा। यहां पे रीजनेबल सर्टेनिटी है, बट आप AS 29 में देखोगे तो वहां वर्ड प्रोबेबल यूज होता था, वहां पे वर्ड प्रोबेबल यूज होता था, यहां पे आपका रीजनेबल सर्टेनिटी है करके, ठीक है। चलिए दिस इज द आईसीडीएस नंबर जो है वो आपका 10 है। अब इसके बारे में आपको और ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं बताऊं यहाँ प्रोविजन अलाउ होते हैं या नहीं, तो मैंने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू द बैंक वो ऑलरेडी सेक्शन 3617 ए में अलाउ होते हैं। फिर प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी है वो तो हमेशा डिसअलाउड होता है, अगर आपको याद रहे तो। अदर प्रोविजन अलाउड ओनली इफ देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी एज पर आईसीडीएस नंबर 10। एंड गाइस कंटीजेंट लाइबिलिटी डिसअलाउड करने का, और कंटीजेंट असेट है वो रिकॉग्नाइज तभी होगा इफ बिकम रीजनेबली सर्टेन एज पर द आईसीडीएस 10। आईसीडीएस 10 अगर रीजनेबली सर्टेनिटी है कंटीजेंट असेट की तो ही आपको रिकॉग्नाइज करना है, अदरवाइज उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द समरी ऑफ दिस पर्टिकुलर आईसीडीएस। तो आप इतना याद रखिए कि यहां पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है वो बैंक को अलाउ होता है, वो उधर ऑलरेडी होता है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी तो हमेशा डिसअलाउड होता है। अदर प्रोविजन रीजनेबल सर्टेन है तो अलाउ होता है। एंड कंटीजेंट लाइबिलिटी और कंटीजेंट असेट को रिकॉग्नाइज नहीं करना है, बट कंटीजेंट असेट रिकॉग्नाइज होगा अगर मान लो वहां रीजनेबल सर्टेनिटी है कि भैया आने वाला है, असेट है, तो वो कंटीजेंट असेट रिकॉग्नाइज होगा, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं होगा। चलिए अब एक काम करिए, आईसीडीएस नंबर आपका जो है, दो आईसीडीएस बच गए, एक तो आईसीडीएस नंबर 6 और एक आईसीडीएस नंबर 7। आईसीडीएस नंबर 6 है वो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स की बात करता है। मुझे एक बात बताइए, पहले मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम में क्या फर्क है, आप मुझे बताइए। आपने एएस में पढ़ रखा है, इंडेस में पढ़ रखा है, ये व्हाट डू यू मीन बाय द मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। हाँ मॉनेटरी आइटम, आपको पता है, आपको इसमें बताया होगा एएस इंडेस में कि एक होती है मॉनेटरी आइटम, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन ऑन मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। किसको बोलते हैं मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम, फटाफट बता दो मुझे। बताओ 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 कि सर ये मॉनेटरी आइटम होती है, ये नॉन मॉनेटरी आइटम। तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस क्या अलाउ होता है या नहीं। इंडेस 21 है मॉनेटरी आइटम, क्या ये मॉनेटरी आइटम या नॉन मॉनेटरी आइटम। जिन लोगों का एफआर हो चुका है ये सब पढ़ा रखा है, मेरे को डीटी वाले को पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है, कि तुम जबरदस्ती मेरे से पढ़वा रहे हो। उस दिन मेरे से क्या क्या पढ़वा लिया उन्होंने मैथ टॉपिक में, पता है तुमको, वहां पे मैंने क्या ओसीआई वगैरह पढ़ाया है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड ऑल। मॉनेटरी आइटम किसको बोलते हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम किसको बोलते हैं। ओ भाई साहब,
पूजा गुप्ता, मॉनेटरी आइटम मतलब कैश, डेटर्स। डेटर्स इज मॉनेटरी आइटम और नॉन मॉनेटरी? मॉनेटरी, डेटर इज मॉनेटरी। स्टॉक इन ट्रेड नॉन मॉनेटरी, स्टॉक इन ट्रेड नॉन मॉनेटरी। चलिए श्रेयांश तुम गलत बोल रहे हो। देखो, मॉनेटरी आइटम उन आइटम्स को बोलते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, मतलब चेंज नहीं होने वाली, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी आइटम। एग्जाम्पल के लिए आपको एफआर के प्रोफेसर ने बताया होगा कि जैसे तुम्हारे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बिल्स रिसीवेबल्स है, बिल्स पेबल है, दैट इज कॉल्ड योर मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम ऐसी आइटम को बोलते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम ऐसी आइटम जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, नॉन मॉनेटरी आइटम ऐसी आइटम जिसकी वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, दैट इज कॉल्ड नॉन मॉनेटरी आइटम। चलिए अब इस आईसीडीएस, ये आईसीडीएस बोलता क्या है पहले तो देखिए। दिस आईसीडीएस इज डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी। अगर आपके फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन है उसको कैसे आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे। ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे ट्रांसलेट करोगे, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द फॉरेन करेंसी, उसका कैसे ट्रीटमेंट रहेगा, ये बात करता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किया है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को कैसे आप इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा। अब एक बात समझो, हाँ मंकर आपने एकदम सही बोला, एकदम सही बोला है तुमने मंकर, एकदम क्लास बनता क्लास। देखिए तो सबसे पहले फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किसको, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन जब होते हैं उसका इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होता है। एफआर में भी वैसा ही होता है जैसा यहां पे करना है। तो देखो इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए आपको क्या करना है, अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अप्लाइंग एक्चुअल रेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट, मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की एक्चुअल रेट क्या है फॉरेन करेंसी की, उससे आप क्या करो, उससे आप रिकॉग्नाइज कर लो इनिशियल रिकॉग्निशन। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने कोई असेट खरीदी, आपने कोई असेट खरीदी, तो असेट्स के केस में जिस दिन वो असेट खरीदी, आपने कोई परचेज किया, सेल किया, कुछ भी किया, तो वो इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होगा कि जिस दिन आपका ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की फॉरेन करेंसी की रेट क्या है उससे आप कन्वर्ट कर लो। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, उसमें वीकली या मंथली एवरेज रेट भी ले सकते हैं, वीकली या मंथली एवरेज रेट लेके भी कर सकते हैं। आदित्य, मंकर, गुंजन एक बात समझ, वीकली और मंथली एवरेज रेट लेके भी कर सकते हैं। ये कब कर सकते हैं, ये कब कर सकते हैं, जब आपकी रेट में, फॉरेन करेंसी की रेट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ, ज्यादा चेंज नहीं हुआ, तो ज्यादा चेंज नहीं हुआ तो उस पर्टिकुलर केस में आप एक काम करिए, वीकली या मंथली की एवरेज रेट लेके भी आप कर सकते हैं अगर करेंसी की रेट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ करके, ठीक है। तो देखिए वीकली और मंथली एवरेज रेट दैट अप्रोक्सीमेट द एक्चुअल रेट फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन अकर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। However, if exchange rate fluctuates significantly, then the actual rate shall be used. लेकिन मान लो ज्यादा हुआ तो एक्चुअल रेट लेना है। तो इन सिंपल वर्ड मैं बताऊं, आपको स्पॉट रेट लेना है उस टाइम का, जो एक्चुअल रेट है वो एक्चुअल रेट से आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको इनिशियल रिकॉग्निशन करना है। लेकिन एक बात समझना, अगर ये तो हो गया, लेकिन सर लास्ट डेट पे क्या करेंगे। लास्ट डेट पे, लास्ट डेट का मतलब होता है कि कन्वर्जन इन द रिपोर्टिंग करेंसी एट द लास्ट डे ऑफ द ईच प्रीवियस ईयर, मींस हर दिन के, हर साल के लास्ट डेट पे क्या करेंगे, लास्ट डेट पे मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम वगैरह जो है उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में। तो यहां पे लॉ मेकर्स बोलते हैं ये सेम वैसा का वैसा है जैसा आई थिंक आईसीडीएस में, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। मॉनेटरी आइटम को एक काम करो, जितनी भी मॉनेटरी आइटम है उसको लास्ट डेट पे आप एक काम करो कि लास्ट डेट पे आप क्लोजिंग रेट पे वापस से रिकन्वर्ट कर दो। जो क्लोजिंग रेट रहेगी, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, ये मॉनेटरी आइटम है जिसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है, तो आप क्लोजिंग रेट से वापस आप इसको रिकन्वर्ट कर दो। तो एक बात बताओ, यहां आदित्य जैसे ही आप क्लोजिंग रेट से रिकन्वर्ट करोगे तो यहां पे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आएगा। एक बात बताओ, जब आप यहां पे लास्ट डेट पे आप यहां पे क्लोजिंग रेट से रिकन्वर्ट कर रहे हो, आपने सेल किया था उस टाइम पे तो क्या हुआ था, आपने स्पॉट रेट ली थी, और अब लास्ट डेट पे आप क्या कर रहे हो, क्लोजिंग रेट से रिकन्वर्ट कर रहे हो। तो क्लोजिंग रेट से जब आप रिकन्वर्ट कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर केस में आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आएगा या नहीं आएगा, बताओ ना मुझे, आएगा या नहीं आएगा, मुझे बताओ। लास्ट डेट पे आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आया,
अगर वो मॉनेटरी आइटम का है तो बेटा गेन आया तो पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दो और लॉस आया तो पीजीबीपी में अलाउ कर दो। और ये मैंने आपको पीजीबीपी में भी बताया था, बताते टाइम मैंने बोला था मॉनेटरी आइटम पे अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस आता है ऑन द लास्ट डे, इसी को बोला जाता है मार्क टू मार्केट करके, ठीक है, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट मींस दैट इज नॉट एक्चुअल, इट इज अ मार्क टू मार्केट है। तो ये मार्क टू मार्केट है ऑन द कन्वर्जन डेट, तो कन्वर्जन की डेट पे, लास्ट डेट पे जो भी गेन आता है उसको टैक्सेबल कर दो, लॉस आता है उसको अलाउ कर दो। तो इन सिंपल वर्ड देखो, जो तुम्हारी मॉनेटरी आइटम है उसको आप क्लोजिंग रेट पे वापस से रिकन्वर्ट करोगे, क्योंकि पहले आप ट्रांजैक्शन की डेट से एक्चुअल रेट पे कर चुके हो स्पॉट पे, अब आप क्लोजिंग रेट से मॉनेटरी आइटम को रिकन्वर्ट करोगे तो मार्क टू मार्केट लॉस या गेन आएगा, गेन आया टैक्सेबल कर दो, लॉस आ गया अलाउ कर दो। लेकिन बेटा जो तुम्हारी नॉन मॉनेटरी आइटम है ना, उसको आपको रेट ऑफ ट्रांजैक्शन डेट पे ही लेना है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम पे कोई भी मार्क टू मार्केट लॉस या गेन 31 मार्च को नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप ट्रांजैक्शन डेट पे ही उसको कंटिन्यू करोगे। तो नॉन मॉनेटरी आइटम है, उसको आप ट्रांजैक्शन की डेट पे जो रेट था उसी पे कंटिन्यू कर रहे हो, तो यहां पे कोई भी लॉस या गेन नहीं आएगा। तो अगर मान लो अगर ला भी लिया आपने जबरदस्ती, तो गेन आया तो टैक्सेबल नहीं करना है, लॉस आया तो अलाउ नहीं करना। मतलब इन सिंपल वर्ड मैं आपको बता दूं कि जो तुम्हारे मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड लास्ट डेट पे मार्क टू मार्केट लॉस या मार्क टू मार्केट गेन है, वो टैक्सेबल अलाउ होंगे, टैक्सेबल होंगे, अलाउ होंगे। बट बेटा नॉन मॉनेटरी आइटम वाले आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात समझना, अगर मान लो स्टॉक इन ट्रेड है तो उसको कन्वर्ट कैसे करोगे? तो देखिए इन्होंने बोला फॉरेन करेंसी नॉन मॉनेटरी आइटम बीइंग इन्वेंट्री। अगर आपका फॉरेन का इन्वेंट्री है विच इज वैल्यूड एट एनआरवी और उसको एनआरवी पे वैल्यू कर रहे हैं। अब एक बात बताओ लवीना, यहां पे जब आप एनआरवी पे वैल्यू कर रहे हो तो एनआरवी कौन सी डेट की लोगे? 31 मार्च की लोगे नॉर्मली। तो एनआरवी आप 31 मार्च की लोगे, तो एनआरवी की डेट पे जो भी वैल्यू आती है वो एनआरवी की डेट पे जो रेट थी उससे आप कन्वर्ट कर दोगे, दैट इज रेट ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन। क्योंकि आपकी कॉस्ट जो रहेगी वो तो ओरिजिनल स्पॉट रेट पे रहेगी, और एनआरवी आप 31 मार्च को नॉर्मली निकालोगे, तो 31 मार्च को जो भी आपका रेट रहेगा उससे आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। तो देखो मैं बताऊं आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज ओरिजिनली इनिशियल रिकॉग्निशन है, वो आपको ट्रांजैक्शन डेट की रेट से, स्पॉट रेट से करना है। उसके बाद आपको लास्ट डेट पे कन्वर्जन इंडियन करेंसी में करते टाइम देखो मार्क टू मार्क, यहां सबसे पहले मॉनेटरी आइटम को क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करना है, नॉन मॉनेटरी आइटम को ट्रांजैक्शन डेट की रेट पे ही करना रहना है। और क्लोजिंग स्टॉक अगर एनआरवी आ रहा है तो एनआरवी कौन सी डेट को निकाली, एनआरवी जो है वो कौन सी डेट को निकाली, 31 मार्च को निकालते हैं, तो 31 मार्च की रेट लेके उस स्टॉक इन ट्रेड को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करता है। अब एक बात बताओ, मार्क टू मार्केट लॉसेज जो 31 मार्च को आएंगे वो अलाउ होंगे या नहीं? तो देखो मॉनेटरी आइटम वाले हैं तो भैया टैक्सेबल कर दो, अगर मार्क टू मार्केट गेन आया तो, मार्क टू मार्केट लॉस आया अलाउ कर दो। नॉन मॉनेटरी वाला, अब स्टॉक इन ट्रेड का यहां पे गेन या लॉस आ सकता है, क्योंकि अगर स्टॉक इन ट्रेड को आप एनआरवी पे ले रहे हो और यहां पे ये नॉन मॉनेटरी आइटम है तो यहां पे गेन या लॉस आ सकता है, ये अलाउ नहीं है। तो नॉन मॉनेटरी आइटम वाला है वो अलाउ नहीं है। लेकिन बेटा जब आपका सेटलमेंट होता है, सेटलमेंट के टाइम पे अगर मॉनेटरी आइटम का कोई गेन आता है वो टैक्सेबल कर दो, लॉस आता है वो अलाउ कर दो, नॉन मॉनेटरी आइटम का भी कोई गेन आता है टैक्सेबल कर दो, या लॉस आता है वो अलाउ कर दो। तो ये जितना पढ़ाया उसको एक बार मैं अगर क्विकली रिवाइज कराना चाहता हूं तो देखो सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन करते हो उसी इनिशियल जो डेट है स्पॉट रेट, उससे आपको कन्वर्ट करना है इंडियन करेंसी में। अब लास्ट डेट पे आप क्या करोगे, मॉनेटरी आइटम को रिकन्वर्ट करोगे इनटू इंडियन करेंसी बाय अप्लाइंग द क्लोजिंग रेट, और जो नॉन मॉनेटरी आइटम है ट्रांजैक्शन डेट की रेट पे ही रखना है। क्लोजिंग स्टॉक है उसको वैल्यूएशन, अगर मान लो एनआरवी आ रहा है तो एनआरवी जिस दिन निकाला था उस दिन की रेट से आप कन्वर्ट कर दो। अब एक और चीज समझना, यहां पे सर मॉनेटरी आइटम नॉन मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड 31 मार्च को अगर कोई लॉस या गेन आते हैं वो अलाउ होंगे या टैक्सेबल होंगे या नहीं पीजीबीपी में? तो देखो बड़ा सिंपल है, अगर मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड कोई मार्क टू मार्केट गेन है वो टैक्सेबल कर दो, लॉस है वो अलाउ कर दो मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड। फिर सेटलमेंट पे जो गेन आता है वो भी टैक्सेबल कर दो, लॉस है अलाउ कर दो। बट नॉन मॉनेटरी वाला जो है वो आप 31 मार्च को कुछ नहीं करना, सिर्फ सेटलमेंट के टाइम पे जो गेन या लॉस आएगा उसको आपको टैक्सेबल या अलाउ करना है। लेकिन एक बात समझना, नोट, एक्सचेंज डिफरेंस ऑन पेमेंट ऑफ फॉरेक्स लोन taken for acquisition of asset shall be adjusted to the cost or WDV of asset as per section 43A। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था अगर इंडिया के बाहर से कोई असेट एक्वायर करते हो फॉरेन करेंसी लोन पे, या फॉरेन से अगर मान लो कोई सप्लायर क्रेडिट पे, तो जब आप एक्चुअल पेमेंट करते हो पेमेंट के टाइम पे जो भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन या लॉस आता है वो आपके ब्लॉक ऑफ असेट के साथ एडजस्ट हो जाता है। वो अपन ने वहां पढ़ा था, वो ऐसा करना है। अब एक बात समझना, जितने भी आपके फॉरेन ऑपरेशन है,
फॉरेन ऑपरेशन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन शैल बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल एज इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। तो जैसे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में जैसे उसको कन्वर्ट कर रहे थे वैसा का वैसे आपको फॉरेन ऑपरेशन को भी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है। अब एक बात समझना, ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वाला पॉइंट आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, मेरे को नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट इस लेवल पे जाएगी और ये चीजें पूछेगी। आप बोलोगे आईसीडीएस हमारे सिलेबस में कहां दे रखा है? आईसीडीएस आपके सिलेबस में सिर्फ एक एनेक्चर के फॉर्म में दे रखा है। आईसीआई ने एक एनेक्चर डाला हुआ है, उस एनेक्चर के फॉर्म में आईसीडीएस दे रखा है, तो उन्होंने एनेक्चर के फॉर्म में रॉ आईसीडीएस दे रखा है, जो बेयर प्रोविजन था वो एज इट इज दे रखा है। मैंने यहां पे जो डिफरेंसेस थे, जो काम की चीजें थी, उसको मैंने इजी बना के लिया है। तो चलिए, सबसे पहला फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, उसका क्या होगा? तो देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेक्यूलेशन, अगर आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है स्पेक्यूलेशन के लिए और ट्रेडिंग के लिए है, और हेजिंग फॉरेन करेंसी रिस्क ऑफ द फर्म कमिटमेंट और हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। अब देखो, इसमें जो वर्ड है, आप बोलोगे हेजिंग क्या होता है, फॉरेन करेंसी रिस्क क्या होता है, ये सब एफएम एसएमएम या एफआर के वर्ड है, मेरे इनकम टैक्स के नहीं है। तो देखिए, अगर आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है फॉर स्पेक्यूलेशन के लिए है या ट्रेडिंग के लिए है और हैजिंग फॉरेन करेंसी रिस्क या फर्म कमिटमेंट ऑफ हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है, तो जो भी तुम्हारा प्रीमियम डिस्काउंट रहेगा, एक्सचेंज डिफरेंस शैल बी रिकॉग्नाइज ओनली एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, सिर्फ सेटलमेंट के टाइम पे रिकॉग्नाइज करना है, पहले नहीं करना। तो जो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्यूलेशन से रिलेटेड है, ट्रेडिंग और फॉरेन लाइक हेजिंग फॉरेन करेंसी रिस्क ऑफ द फर्म कमिटमेंट से रिलेटेड है, या फिर हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है, तो उस पर्टिकुलर केस में जब बेटा सेटलमेंट होगा ना, तब उसका जो भी प्रीमियम डिस्काउंट एक्सचेंज का है वो आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहले नहीं करना। लेकिन अदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में प्रीमियम या डिस्काउंट जो रहता है शैल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सचेंज डिफरेंस मार्क टू मार्केट at the end of the previous year shall be recognized as income or expenses every year, and on renewal or cancellation profit or gain shall be recognized in that previous year। तो आप एक बात समझिए ना, यहाँ पे आप सिंपल सी चीज समझिए, ऐसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या स्पेकुलेशन ट्रेडिंग पर्पज के लिए है, आप स्पेकुलेशन या ट्रेडिंग पर्पज के लिए है, तो आप एक काम करिए, उसका जब सेटलमेंट होगा ना, तब उसका लॉस गेन वगैरह जो है वो सब रिकॉग्नाइज होगा। बाकी केसेस में नॉर्मली होगा, हर साल है वो आप रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, मार्क टू मार्केट है तो भी वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा अदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इसको आप छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी याद नहीं रखना, जितना मैं बोल रहा हूं उतना याद रखना है। गवर्नमेंट ग्रांट अगर असेट से रिलेटेड है, असेट की कॉस्ट में से लेस कर दो। अगर गवर्नमेंट ग्रांट है वो असेट से रिलेटेड नहीं है, तो आपको टैक्सेबल करना है अंडर द हेड पीजीबीपी। बट कौन से ईयर में टैक्सेबल होगा? या तो उससे रिलेटेड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, या गवर्नमेंट ग्रांट आपका रिसीव हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर। जैसे ही आपका गवर्नमेंट ग्रांट है उससे रिलेटेड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, या आपका जो भी गवर्नमेंट ग्रांट है वो रिसीव हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल होगा। तो देखिए, द आईसीडीएस डील विद द ट्रीटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट कैसे टैक्सेबल होगा? इट रिकॉग्नाइज दैट द गवर्नमेंट ग्रांट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडी भी बोलते हैं इसको, कैश इंसेंटिव भी बोलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन आईसीडीएस डज नॉट डील विद द गवर्नमेंट असिस्टेंस अदर देन गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज। मतलब मान लो आपके गवर्नमेंट है वो आपकी ओनरशिप मतलब आपकी कंपनी में पार्टनर है, तो क्या वो इस आईसीडीएस में डील होगा? आंसर इज नो। या कोई अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस है वो यहां पे कवर नहीं होगा। इन सिंपल वर्ड, यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट है वो कंसिडर होता है। गवर्नमेंट ग्रांट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? ये इनकम टैक्स में बोला हुआ है कि गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज इट शैल नॉट बी पोस्टपोन्ड बियॉन्ड द एक्चुअल डेट ऑफ रिसिप्ट। अगर रिसिप्ट हो गया उसके बाद आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। एज पर द 145B, गवर्नमेंट ग्रांट टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर बेसिस पे टैक्सेबल करना है। अब ये आईसीडीएस में क्या बोला हुआ है, गवर्नमेंट ग्रांट कैसे टैक्सेबल करना है, बट एक्चुअल रिसिप्ट के बाद में आप इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर पैसा मिल गया ना तो टैक्सेबल कर लो, पैसा मिल गया तो टैक्सेबल कर दो। देखो, अब इफ ग्रांट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है, तो आप एक काम करो, एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दो। गवर्नमेंट ग्रांट एक्चुअल कॉस्ट में से लेस कर दो। दूसरा, इफ ग्रांट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्विजिशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, तो आप प्रोपोर्शनेट ग्रांट लेस कर दो। जो प्रोपोर्शनेट ग्रांट आता है वो लेस कर दो। बड़ा सिंपल है ना, आपने मान लो 100 करोड़ का प्लांट बनाया, उसमें 30 करोड़ का ग्रांट मिला, 30% ग्रांट है। अब एक बात बताओ, आपने 20 लाख की एक असेट खरीदी तो उसका 30% कितना होता है? 6 लाख होता है, तो 6 लाख गवर्नमेंट ग्रांट है वो आप लेस कर दो। बड़ा सिंपल है। तो देखिए, गवर्नमेंट ग्रांट है वो 30 लाख रिसीव्ड फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ द 100 लाख। असेट एक्वायर्ड आपने की है 10 लाख की, तो उसमें से 3 लाख लेस कर दो। बड़ा सिंपल है करके, ठीक है। और 7 लाख है वो आपकी असेट की कॉस्ट है, वो आ जाएगी। प्रोपोर्शनेट ग्रांट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट और WDV ऑफ असेट एज फॉलोज।
अब एक बात समझना, इफ ग्रांट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ नॉन डेप्रिशिएबल असेट, अगर मान लो नॉन डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट ग्रांट है तो recognize as income over the same period over which the cost of meeting such obligation is charged to the income। मतलब जितना आपका कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑफ ऑब्लिगेशन है वो कितने सालों तक चलेगा, उतने सालों में आप उस इनकम को रिकॉग्नाइज कर दो। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको कोई गवर्नमेंट ने लैंड खरीदने के लिए पैसा दिया, बट लैंड खरीदने के लिए पैसा दिया लेकिन उसमें उन्होंने कुछ बोला है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 10 साल तक हमको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। अब उससे रिलेटेड ये कंडीशन है कि सस्ती इलेक्ट्रिसिटी 10 साल तक देनी पड़ेगी और आपको उन्होंने मान लो लैंड से रिलेटेड कुछ वो देंगे करके सब्सिडी। अब इसमें एक बात समझना, आपकी जो ऑब्लिगेशन चार्ज हो रही है वो 10 साल में हो रही है तो गवर्नमेंट ग्रांट को आप 10 साल में रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन फिर यहाँ ना एक सेक्शन इनकम टैक्स की फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है। ये इनकम टैक्स की सेक्शन क्या बोलती है कि गवर्नमेंट ग्रांट टैक्सेबल होगा रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। तो ड्यू तो बाद में हो रहा है, रिसिप्ट पहले हो गया तो पहले ही टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अगर मान लो ये सेक्शन को फॉलो करोगे तो ये तो क्लियरली बोलती है रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। अब आईसीडीएस में ऐसा लिखा है कि भैया गवर्नमेंट ग्रांट को आप रिकॉग्नाइज करो सेम पीरियड ओवर द विच द कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑफ सच ऑब्लिगेशन इज चार्ज टू द इनकम। अब ऑब्लिगेशन तो मान लो गवर्नमेंट ने आपको 50 करोड़ दिया लैंड खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए 50 करोड़ दिया और गवर्नमेंट ने बोला तुम हमको सस्ती इलेक्ट्रिसिटी 10 साल दोगे, तो आपको 5-5 करोड़ हर साल रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन बाबू फिर वो सेक्शन क्या बोलती है, वो सेक्शन तो बोलती है गवर्नमेंट ग्रांट है वो रिसीव हो गया उसके बाद पोस्टपोन नहीं करोगे, रिसीव हो गया पूरा टैक्सेबल कर दो करके, ठीक है। तो भैया अगर इस सेक्शन को फॉलो करोगे तो रिसीव और अक्रूवल व्हिचएवर इज अर्लियर। बट या अक्रूवल की जो बात कर रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं कि जितना टाइम आपको लाइबिलिटी को सेटल कर, जितनी आपकी ऑब्लिगेशन सेटल होने में, ऑब्लिगेशन जितने साल में है उतने साल में आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करो। आगे क्या दे रखा है, grant receivable as compensation for expenses or losses incurred in the previous financial year for the purpose of giving immediate financial support to the person with no further related cost। तो आप एक काम करो, recognize as a income of the period in which it is receivable। अब एक बात समझना, होता क्या है कि लाइक मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका लास्ट ईयर में भूकंप आ गया, अब भूकंप से इंडस्ट्री खराब हो गई, गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया क्योंकि आपको लॉस हुआ तो उसको कंपनसेट करने के लिए पैसा दिया, तो जैसे ही आपको रिसीवेबल हुआ इस साल में आप टैक्सेबल कर दो, इस साल में आप रिकॉग्नाइज कर दो। अदर गवर्नमेंट ग्रांट है वो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, तो अदर गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज एज इनकम ओवर द पीरियड नेसेसरी टू मैच them with the related cost which they are intended to the compensate। मतलब जितना वो इलेक्ट्रिसिटी वाला एग्जांपल कि 10 साल के लिए आपने बोला गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है फ्री में या कम रेट में, तो आपकी ऑब्लिगेशन 10 साल तक रहेगी तो 10 साल में गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करो। बट बेटा इनकम टैक्स की सेक्शन 145 बी ये बोलती है कि भैया अगर आपको मिल गया गवर्नमेंट ग्रांट उसके बाद में आप उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ग्रांट इन फॉर्म ऑफ नॉन मॉनेटरी असेट गिवन एट अ कंसेशनल रेट, आपको अगर कंसेशनल रेट पे दे दिया तो रिकॉग्नाइज एट एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब जितने में आपने खरीदा है उतने पे आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए उस एक्चुअल कॉस्ट को करके, ठीक है। तो कुल मिला के ब्लॉक में से लेस हो जाएगा, वही वाली बात है भाई। एक तो 5 करोड़ का असेट था उसमें 3 करोड़ की ग्रांट मिली तो 2 करोड़ पे आप असेट को रिकॉग्नाइज करोगे। लेकिन मान लो गवर्नमेंट ने आपको कोई नॉन मॉनेटरी असेट है वो कंसेशनल रेट पे ही सीधा दे दिया, आपको जो लैंड है वो कंसेशनल रेट पे दे दिया, तो जितने पे लैंड नहीं मतलब कोई अदर असेट है तो वो अगर मान लो आपने कंसेशनल रेट पे दिया तो रिकॉग्नाइज एट एक्चुअल कॉस्ट, जो आपने खर्चा किया है उतने पे उसको रिकॉग्नाइज कर दो। चलिए अब एक बात समझना, अगर ग्रांट का रिफंड कर दिया तो, अगर आपको पहले मिल गया था फिर वापस से रिफंड चला गया तो, इफ ग्रांट रिलेटेड टू द डेप्रिशिएबल असेट, अगर डेप्रिशिएबल असेट से रिलेटेड है तो आप ब्लॉक में ऐड कर दीजिए। भाई जब मिला था तो आपने लेस कर दिया था, अब आप ब्लॉक में ऐड कर लीजिए। अमाउंट रिफंडेबल शैल बी एडेड टू द एक्चुअल कॉस्ट और WDV। डेप्रिसिएशन शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द रिवाइज एक्चुअल कॉस्ट और WDV प्रोस्पेक्टिवली। आपको ऐसे फिर रेट्रोस्पेक्टिवली पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं, प्रोस्पेक्टिवली ब्लॉक को बढ़ा दीजिए करके, ठीक है। अदरवाइज अगर बाकी कोई गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसमें क्या करेंगे, इफ अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट इज रिमेन, अगर मान लो आपका पैसा अभी तक इनकम बनाना बाकी था, इनकम बनाना ही बाकी था, तो फर्स्ट रिफंडेबल अमाउंट शैल बी अप्लाइड अगेंस्ट द अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट एंड देन एनी अमाउंट ऑफ रिफंड रिमेन अनएडजस्टेड शैल बी चार्ज टू द P&L। जैसे मान लो आपको गवर्नमेंट ग्रांट है वो 100 करोड़ मिलने वाला था, अब 100 में से आपको जो मिला वो 40 ही मिला, तो आपने रिकॉग्नाइज 40 ही किया है और अभी तक मान लो बाकी वाला आपने रिकॉग्नाइज, फॉर एन एग्जांपल आपको पूरा 100 करोड़ है वो आपको मिल गया, फॉर एग्जांपल आपको 100 करोड़ पूरा मिल गया और 100 करोड़ पूरा मिल गया, इसमें से 40 का इनकम बनाया और 60 का अभी तक इनकम नहीं बनाया था, ये तो अनअमोर्टाइज अमाउंट था। अब आपने अगर रिफंड कर दिया, 50 रिफंड हो गया, तो कुछ भी टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माना जाएगा कि जो अभी तक आपने इनकम नहीं बनाया था वो रिफंड हुआ है।
भाई जो इनकम बनाया था, अगर मान लो इनकम जो बनाया था वो रिफंड हुआ होता तो बात P&L में चार्ज कर लेते, बट भैया आपने तो वो रिफंड किया जो अभी तक इनकम बना ही नहीं था, तो पहले अपन इसके टूवर्ड्स करेंगे, उसके बाद 40 के टूवर्ड्स करेंगे। तो 100 का गवर्नमेंट ग्रांट मिला, मान लो 40 इनकम बता दिया, 60 अभी तक नहीं बताया, 50 रिफंड कर दिया, तो 50 कुछ भी टैक्सेबल करने की जरूरत, कुछ भी अलाउ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भैया आपने इनकम ही नहीं बताया था, वही वाला आपने रिफंड कर दिया। तो देखिए, if unamortized deferred credit is remain, then first refundable amount shall be applied against the unamortized deferred credit, and then any amount of refund remain unadjusted shall be charged to the P&L। उसके आगे क्या दे रखा है, if there is a no deferred credit then refundable amount directly charge कर दो P&L में। जैसे मान लो 100 करोड़ है, 100 करोड़ इनकम बना दिया था, अब आपने 50 करोड़ रिफंड कर दिया, तो 50 करोड़ P&L के डेबिट में डाल दीजिए। इसमें क्या आपको बताना पड़ेगा, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इस साल में कितना रिकॉग्नाइज किया है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ग्रांट दैट नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज इनकम एंड रीजंस देयरऑफ, वो आपको यहां पे बताना पड़ेगा डिस्क्लोजर में करके, ठीक है, डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द आईसीडीएस। अब एक बात बताओ, आईसीडीएस को आईसीआई ने कहां पे दे रखा था, पहले तो मेरे को लगा था वो देंगे ही नहीं, बट फिर उन्होंने दिया। और आईसीडीएस आपका, अगर मान लो आईसीआई का मटेरियल आप पढ़ना चाहेंगे तो उसको किसी टॉपिक में नहीं दिया है, पीजीबीपी में नहीं दिया है। आप अगर फाइनल कोर्स में जाएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट लॉ एंड उसमें जाएंगे, तो ये पहला वाला सेगमेंट है, उसके नीचे एनेक्चर दे रखा है, एनेक्चर के फॉर्म में दिया है, तो एग्जाम के लिए ज्यादा रिलेवेंट बनता नहीं है, एनेक्चर के फॉर्म में इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे एनेक्चर के फॉर्म में अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे, तो यहाँ दे रखा है आईसीडीएस, और उन्होंने तो पूरा बेयर प्रोविजन दे रखा है। बेयर प्रोविजन में जैसे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, अकाउंटिंग पॉलिसीज है, वो हम कौन कौन सी फॉलो नहीं करेंगे, ये सब चीजें दे रखी है एज इट इज। जैसा अकाउंट्स में आपका होता है ना, आप देखोगे ना एज इट इज यहाँ पे रिविजन है। अगर आपको पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, आपकी चॉइस है। अगर आपको पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, बट मैंने इजी बना के उसमें दे रखा है। दिस इज द आईसीडीएस नंबर 3 करके, ठीक है, आईसीडीएस नंबर 4, आईसीडीएस नंबर 5, 44 पेज के आईसीडीएस है, जो आईसीआई ने दे रखे एनेक्चर के फॉर्म में, किसी टॉपिक में नहीं दे रखे, एनेक्चर के फॉर्म में दे रखे, बट उन्होंने है ना बेयर प्रोविजन दे रखा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से नहीं है करके, और आज तक आया नहीं है कभी एग्जाम में, उतना ही आता है जितना हमने इनकम टैक्स में सीखा है। जैसे वो कैटेगरी वाइज वाला एक बार आ गया था, फिर अपने जो सेक्शंस में दे रखा है, जैसे वो 145B है, 145A है, 43C है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन द लाइक क्या बोलते हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में, जो मैंने आपको बताया था POCM मेथड या प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड, या फिर आपका जो था वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड के बाद एक और जो मेथड है स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड, तो वो वाला एग्जाम में आता है। बाकी ये वाला अब देखो, आपको मैंने तो भी ये सब चीजें है ना, मैंने सब करके और यहाँ पे आपको इजी लैंग्वेज में कॉम्पैक्ट में डाल के दिया है। उतना अगर आप पढ़ के चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा करके, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ दे रखी है कि जैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में 25% से ज्यादा नहीं है, तो आप जितना कॉस्ट होता है उतना ही आप ले लीजिए। ये सब जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है ना, एज इट इज यहाँ पे दे रखी है, एज इट इज यहाँ पे जो है वो आपके दे रखी है। आपको चाहिए तो आप इसको ओवरव्यू कर लीजिए, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इट इज मोर और लेस सिमिलर टू योर मोर और लेस सिमिलर टू द आपका वो वाला क्या बोलते हैं इनकम टैक्स। अब जैसे ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन और लॉस वाला था, मैंने बोला था आप एक काम करिए कि आप पहले एवरेज रेट ले लीजिए, अगर एवरेज रेट आप ट्रांजैक्शन की डेट की रेट लीजिए, नहीं तो आप एवरेज रेट ले लीजिए, वैसा करके आप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे।